पोकेमोन रेडिकल रिडिक्स 41 से 50 तक अंडरस्कोर। छिपे हुए गांव को छोड़े हुए उन्हें कुछ दिन हो गए हैं। शुक्र है क्योंकि ऐश को पता था कि वे कहां जा रहे हैं। ऐश को जितने 10 दिन लगे थे उतने दिन उन्हें नहीं लगे। यात्रा के दौरान बुलबासौर ने टीम के बाकी सदस्यों से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दी। ग्लूम और वीपिनबेल की मदद से उसने मेगा ड्रेन, स्लीप पाउडर, पॉइजन पाउडर, लीच सीड और स्लब बॉम्ब सीखने का प्रयास किया। फिलहाल वह केवल स्लीप पाउडर, पॉइजन पाउडर और लीच सीड ही सीख पाया, क्योंकि वह केवल आराम के लिए रुकने पर ही अभ्यास करता था। ट्रेनिंग के दौरान ऐश ने ऑरा का उपयोग करके बुलबासौर के बल को देखा और पाया कि वह बहुत अविकसित था। मेलानी सही थी कि अगर बुलबासौर जंगल में ज्यादा समय तक रहता तो उसकी क्षतिग्रस्त अवस्था के कारण शायद वह कभी विकसित नहीं हो पाता। नोट: हाँ, मुझे पता है कि एनीमे में बुलबासौर ने विकसित न होने का विकल्प चुना, लेकिन उन्होंने मेलानी के कहे शब्दों पर कभी कुछ नहीं किया, इसलिए इसे ओ का हिस्सा और बुलबासौर को विकसित करने का मेरा बहाना मान लें। तो समय के साथ ऐश ने ऑरा का उपयोग करके धीरे धीरे बुलबासौर के बल्ब को ठीक करना शुरू कर दिया। अगर यह कोई खराब कल्टीवेशन कहानी होती तो इसे किसी के माना कोर को ठीक करने का क्लिच माना जा सकता था। इसी तरह दिन बीतते गए जब तक कि वे एक परिचित पोकेमोन केंद्र के करीब नहीं पहुंच गए। काफी रात हो चुकी थी और ऐश ब्रॉ के साथ अपने नक्शे की समीक्षा कर रहा था। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उससे हमें एक हफ्ते से भी कम समय में वर्मिलियन पहुंच जाना चाहिए। येलो डोडी पर बैठी थी और मिस्टी एक लकड़ी के लट्ठे पर आराम कर रही थी क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और दोनों थक चुकी थी। पोकेमोन सेंटर चलें। मैं यहाँ कीड़ों के साथ एक और रात नहीं बिताना चाहती, मिस्टी ने थके हुए चेहरे से पूछा। अरे, तुम्हारे ठीक ऊपर एक कीड़ा है। ब्रॉ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मिस्टी चीख पड़ी। चीखते हुए इसे दूर करो, मिस्टी चिल्लाई और ऐश के ऊपर कूद गई, जिससे उसके कंधे पर बैठा पिकाचू उछलकर येलो के पास चला गया। हे, ये तो बस घास का एक टुकड़ा था, ब्रॉ ने घबराकर हंसते हुए कहा और मिस्टी उसे घूरने लगी। ये बहुत असरदार साबित हुआ और मिस्टी ने ऐश के कंधों पर रहते हुए ही ब्रॉ को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके चेहरे पर उसके जूते का निशान बन गया। हे मिस्टी, अगर तुम्हें पीठ पर सवारी करनी ही थी तो तुम मुझसे पूछ सकती थी, ऐश ने चिढ़ाते हुए कहा। मिस्टी को अपनी स्टेटस का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर शर्मा गई, फिर नीचे उतरते हुए बोली, सॉरी ऐश। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ से काफी पास में एक पोकेमोन सेंटर है। अगर हम जल्दी करें तो शायद सूरज डूबने से पहले वहां पहुंच सकते हैं, ऐश ने ब्रॉ को उठने में मदद करते हुए कहा। ठीक है, अब समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। मुझे नहाना है और बिस्तर पर सोना है, मिस्टी ने घोषणा करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह सही कह रही थी, यात्रा के दौरान स्नान करना एक विशेषाधिकार है। समूह चलता रहा और रास्ते में ऐश ने उस कुख्यात चट्टान को देखा, लेकिन उस पर कोई अग्नि छिपकली नहीं थी। खैर, मैं कुछ हफ्ते पहले आ गई हूँ, इसलिए शायद ये समझ में आता है। कोई बात नहीं, अब मेरे पास यहाँ जल्दी पहुँचने का एक तरीका है। समूह चलता रहा और आखिरकार उन्हें दूर एक पोकेमोन केंद्र दिखाई दिया। मिस्टी तुरंत इतनी तेजी से उसकी ओर दौड़ी कि डोडी आश्चर्यचकित रह गया। अंत में वे सभी उसके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही वे अंदर आए, नर्स जॉय ने कमरों की ओर आश्चर्य से देखा, लेकिन और लोगों के आने की आवाज सुनकर वह वापस मुड़ी और बोली, हेलो, क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो अभी अंदर आए हैं? हाँ, वह हमारे साथ है, ऐश ने कहा और ब्रॉ और येलो के साथ कुछ पोकेमोन नर्स जॉय को सौंप दिए। बिल्कुल, मैं इन्हें एक सेकंड में आपको वापस भेज दूंगी। क्या आप सभी रात के लिए एक कमरा चाहेंगे? जॉय ने पूछा। सभी ने सिर हिलाया और सब कुछ तैयार कर लिया। येलो और मिस्टी नहाने चले गए जबकि ब्रॉ ने जॉय के साथ फ्लर्ट करने का फैसला किया। ऐश को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह खुद अपने मौके खराब कर सकता है। ऐश इसके बजाय अपने कमरे में गया और अब्रा को उनकी लोकेशन याद करने के लिए कहा ताकि जब भी उसे जरूरत हो वह उसे वापस टेलीपोर्ट कर सके। फिर उसने लेटकर थोड़ा सोचने का फैसला किया। मुझे हैरानी हो रही है कि जेसी और जेम्स क्या कर रहे होंगे। वे कुछ समय से दिखाई नहीं दिए, शायद किसी मिशन पर गए होंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि डैमियन कब चारमंडर को छोड़ने का फैसला करेगा। ये कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि चारमंडर कितने समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा तो नहीं हो सकता। खैर, इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी मैं नहाने जा रही हूँ। ऐश उठी और कमरे से बाहर चली गई। अंडरस्कोर। इसी बीच टीम रॉकेट मुख्यालय में जेसी, जेम्स और म्याउथ पिकाचू को दोबारा पकड़ने की एक विस्तृत योजना बना रहे थे। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें ड्रिल, एक कार और 2 केले शामिल थे। हालांकि बॉस ने उन्हें वापस अपने अड्डे पर बुला लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने बुच और कैसिडी के साथ साथ कुछ और सैनिकों और प्रशासकों आर्लो, क्लिफ और सिएरा को देखा। एरियो एक नौजवान है जिसने टीम रॉकेट की खास तौर पर बनवाई हुई हुडी, चश्मा और काले बालों में लाल रंग की एक लकीर पहनी हुई है। क्लिफ एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो ब्रूनो को कड़ी टक्कर दे सकता है। उसने खास तौर पर बनवाई हुई मस्कल शर्ट और ग्रंट कैप पहनी हुई है। सिएरा एक युवती है जिसने खास तौर पर बनवाया हुआ जंपसूट और हील्स पहनी हुई हैं और उसके बाल जुड़े में बंधे हुए हैं।
जब जेसी, जेम्स और म्याउथ पहुंचते हैं तो वे बुच और कैसिडी के पास जाते हैं क्योंकि तकनीकी रूप से टीम रॉकेट में वे ही उनके सबसे करीबी दोस्त थे। अरे, क्या आप लोगों को पता है कि हम सबको वापस क्यों बुलाया गया था? जेम्स ने पूछा। मुझे नहीं पता, हम एक मिशन के बीच में थे जब हमने वापस फोन किया, तुम। बॉस के फोन करने के बाद कैसिडी ने गंभीरता से कहा। हम आर्चर के आदेश पर कुछ ट्रेनर के लिए जाल बिछा रहे थे, जेसी ने जवाब दिया। म्योथ एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने ही वाला था कि उन चारों ने मिलकर उसके सिर पर वार किया, क्योंकि यह एक गंभीर काम था और वे म्योथ को परेशान करने नहीं दे सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपना काम समाप्त किया, अधिकारी सबके सामने आ गए और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबके सामने प्रोटॉन, एरियाना और आर्चर खड़े थे। आर्चर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, बॉस ने मुझे आप सभी को ये बताने का जिम्मा सौंपा है कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं। अधिकांश निचले स्तर के सैनिकों को चुप रहना आता था, लेकिन नए सदस्यों में से एक, जिसे अधिकारियों के बारे में जानकारी नहीं थी, खुद को खास समझता था। अरे बॉस कहाँ है? उसने तुम्हें क्यों भेजा है? आर्चर ने गुर्राने वाले की ओर मुड़कर भी नहीं देखा और एरियाना की ओर हाथ उठाया। एरियाना ने सिर हिलाया और बोलने वाले गुर्राने वाले के पीछे से एरियाना के अरबॉक ने उसे पकड़ लिया और एक बगल के कमरे में खींच ले गया, जहां उसका भविष्य अनिश्चित था। क्या किसी और को कुछ कहना है? लेकिन कमरा शांत रहा। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं, आर्चर ने मुस्कुराते हुए कहा। लीग में हमारे जासूसों ने पता लगाया है कि एलीट 4 के स्थान पर नए सदस्यों का चयन हो चुका है। हमें ये भी पता चला है कि लीग नए सदस्यों से लोगों का परिचय कराने के लिए एसएस एनीक्रूज नामक एक जहाज का खर्च वहन करेगी। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा, एलीट 4 पूर्व सदस्य अगिथा के साथ नाव पर होंगे, हालांकि लांस स्वयं उपस्थित नहीं होंगे और हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। आर्चर ने आगे कहा और अधिकांश सैनिक भ्रमित हो गए। अब उस वजह पर आते हैं जिसके लिए आप सबको वापस बुलाया गया था। हम आप में से कुछ को एसएसएनी पर भेजेंगे ताकि आप उसे हाईजैक कर लें। ये सुनकर ज्यादातर सैनिक हैरान रह गए कि उन्हें इस तरह के खुलेआम आत्मघाती मिशन पर क्यों भेजा जा रहा है। एसएसएनी पर आपका मकसद पोकेमोन पकड़ना नहीं है, हालांकि अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आपका मकसद जितना हो सके उतना अराजकता फैलाना है। कुछ सैनिकों को बात समझ में आ गई थी, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे, इसलिए आर्चर ने आगे कहा, अब आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए एसएसएनी पर आप में से कुछ को टेलीपोर्टिंग पोकेमोन दिए जाएंगे ताकि आप भाग सकें, इसलिए एक दस्ता बनाएं, हर टीम में एक ही सदस्य होगा। और दूसरी बात, आपका लक्ष्य अराजकता फैलाना है क्योंकि एलीट 4 के सदस्यों के पास उनकी पूरी टीमें नहीं होंगी। यह एकदम सही रहेगा, और जहां तक लांस की बात है, हमारा जासूस और जोतो शाखा का बॉस टीम रॉकेट को अपनी ही अराजकता पैदा करने के लिए उकसाएगा और लांस को उन्हें रोकने के लिए बुलाएगा। इससे हमें अपनी योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का मौका मिलेगा। आर्चर ने गर्व से घोषणा की। जाहिर है मैं योजना का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन अब एसएसएनी पर जाने वाले लोगों को नियुक्त करने का समय आ गया है। आर्चर ने प्रोटॉन को आगे आने का इशारा करते हुए कहा, प्रोटॉन इस मिशन का प्रभारी होगा क्योंकि वह हाल ही में टास्ककारी बना है, और प्रशासक आर्लो, क्लिफ और सिएरा सीधे उसके अधीन होंगे। वे आप सभी को अलग कर देंगे, जो लोग बचे हैं वे तैयारी के लिए एरियाना के साथ जाएंगे। इसके बाद आर्चर ने सैनिकों को 2 समूहों में बांट दिया, जिसमें जेसी, जेम्स, बुच और कैसिडी को एक ही समूह में एसएसएनी में जाने के लिए छोड़ दिया गया। उन्हें महीने के अंत से 1 सप्ताह पहले लौटने के लिए कहा गया था, इसलिए वे फिलहाल अलग हो गए। अंडरस्को लीग में लांस 2 क्षेत्रों के चैंपियन बनने के बाद से ही कागजी कार्रवाई में व्यस्त था, लेकिन इस बार वह एलीट 4 के नए सदस्यों को शामिल करने के लिए कागजी कार्रवाई तैयार कर रहा था। लेकिन तभी उन्हें जोतो से किसी का फोन आया। फोन उठाते ही पता चला कि वह एलीट 4 के पूर्व सदस्य और वर्तमान में जिम लीडर प्राइज हैं। हालांकि वह अपने गेम वाले किरदार से काफी अलग हैं, लेकिन वह व्हीलचेयर पर हैं और अवसादग्रस्त हैं। वह कभी अगाथा और ओक के साथ प्रेम त्रिकोण में थे, लेकिन दुर्घटना वाले दिन सब कुछ बदल गया और उन्होंने सालों से उनसे बात नहीं की है। उस दिन के बाद से उन्होंने एलीट 4 के पद से इस्तीफा दे दिया और बाकी जिम लीडर्स के साथ बैठकों में मुश्किल से ही जाते थे। हालांकि कभी कभी वह इस समय की तरह लांस को फोन करते थे। लांस प्राइज को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए कहा, हेलो प्राइज, आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई। रहने दो लांस, हम दोनों जानते हैं कि हम तभी बात करते हैं जब कोई समस्या होती है। प्राइस ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे टीम रॉकेट के कुछ गुंडे मेरे लेप्रास अभयारण्य में घुसने की कोशिश करते हुए मिले। कुछ समझाने बुझाने के बाद मुझे पता चला कि टीम रॉकेट जोतो में यहाँ के अधिकारियों के साथ कुछ बड़ा करने वाली है, और उन्होंने मुझे बताया कि टास्ककारी पेट्रेल पहले से ही यहाँ मौजूद है। लांस हैरान तो लग रहा था, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और पूछा, तुम्हें उनसे और क्या मिला? बस इतना ही कि टीम रॉकेट इस महीने के आखिरी दिन कुछ योजना बना रही है, उसी दिन जब कांटो एलीट 4 एसएसएनी पर होंगे। वे शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि आप कांटो में ही रुकेंगे, प्राइस ने जवाब दिया। लांस ने मन ही मन सोचा और फिर बोला, ठीक है, धन्यवाद प्राइस। मैं चुपके से तुम्हारे पास आने की तैयारी करूंगा। तुम उन गुंडों के साथ जो चाहो कर लो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लेप्रास अभयारण्य में घुसने की कोशिश की थी।
मुझे पता है तुम उनकी कितनी रक्षा करते हो। प्राइज ने धन्यवाद तक नहीं कहा, बस सिर हिलाया और फोन काट दिया। लांस थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया, आभरी और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह कुछ फोन करने के लिए उठ गया। अगले दिन जब सब लोग उठे तो उन्हें मिस्टी को पोकेमोन सेंटर से जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा ताकि वे अपनी यात्रा जारी रख सकें। आखिरकार उन्होंने वर्मिलियन सिटी पहुंचने के लिए फिर से यात्रा शुरू की। रास्ते में बुलबासौर ने स्लर बॉम्ब और मेगा ड्रेन का इस्तेमाल करना सीख लिया और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वीडल विकसित क्यों नहीं हुई। ऑरा के साथ उसका निरीक्षण करने के बाद उनका सबसे अच्छा अनुमान ये था कि या तो उसका ट्रेनिंग बहुत प्रभावी था या इसका संबंध क्वीन बी म्यूटेशन से था। येलो के कैटरपी किट्टी ने अपने दोस्त को विकसित होते देखा और वह भी विकसित होना चाहता था। यह उसके सिद्धांत को परखने का एक बेहतरीन मौका था। उसने येलो को किट्टी को विकसित होने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन इससे येलो के बाकी पोकेमोन भी विकसित होना चाहते थे। इस तरह 4 और पोकेमोन ट्रेनिंग में शामिल हो गए। आखिरकार 4 दिन बीत गए और क्योंकि ट्रेनिंग ले रहे पोकेमोन को अपनी ऊर्जा की भरपाई के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए वे अपनी ऊर्जा का उपयोग अपेक्षा से अधिक तेजी से कर रहे थे। हालांकि वर्मिलियन पहुंचने से पहले उनकी ऊर्जा इतनी तेजी से खत्म नहीं हो रही थी कि कोई समस्या उत्पन्न हो, लेकिन यह इतना जरूर था कि ध्यान देने योग्य हो गया था। और ऐश के पास पोकेब्लॉक्स के लिए बेरीज की कमी होने लगी थी और वह अभी अच्छी बेरीज का उपयोग शुरू नहीं करना चाहता था, और जो बेरीज वह उगा रहा था वे अभी तैयार नहीं थी। यात्रा के चौथे दिन वे सभी अपने शिविर में बैठे थे। ब्रॉ येलो के गेगे को अपने जियोड्यूड के साथ एक नकली लड़ाई का अभ्यास कराकर ट्रेनिंग दे रहा था। मिस्टी एक छोटे से कीड़े को देखकर अपने तंबू में छिपी हुई थी, जबकि ऐश उसके तंबू के ठीक बाहर अपने नक्शे को देखकर उस छोटे से कस्बे का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें बग पोकेमोन से इतनी नफरत क्यों है? ऐश ने बस यूं ही बातचीत करते हुए कहा। क्योंकि ये घिनौने होते हैं, इसलिए हर किसी की अपनी अपनी नापसंद चीजें होती हैं। मुझे गाजर, मिर्च और कीड़े मकोड़े नापसंद हैं। मिस्टी ने अपने तंबू के अंदर से चिल्लाकर कहा। सुरस्किट के बारे में क्या? उसने ये जानने की चाह में पूछा कि उसके दोहरे मापदंड कहाँ समाप्त होते हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, विकसित होने से पहले वे ठीक होते हैं। आप किसी भी अच्छे कीड़े का नाम नहीं बता सकते, मिस्टी ने आगे कहा। ऐश ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, तो फिर विम्पोड, गोलिसोपोड, ड्यूपिडर या अराक्वानिट के बारे में क्या? मिस्टी ने तंबू खोला और थोड़ा बाहर आकर बोली, ठीक है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वे दुनिया की 3 सबसे बुरी चीजों में से एक हैं। तुम्हें पता है कि कल के लंच में गाजर और शिमला मिर्च दोनों थे, वही लंच जिसमें से तुमने दोबारा मांगा था, ऐश ने कहा। मिस्टी असमंजस में दिखी और खुद को वापस तंबू में धकेलते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐश थोड़ा हंसा, तुमने पूछा भी नहीं, और वैसे भी आज ब्रॉ की खाना बनाने की बारी थी, तो जाओ उसे डांटो। ये कहकर वह उठकर ब्रॉ के पास चला गया और मिस्टी को तंबू में थोड़ी देर शिकायत करने का मौका दे दिया। हे ब्रॉ, ऐश ने उसका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, एक छोटा सा कस्बा है जहां हम सामान फिर से खरीद सकते हैं, ये काफी पास भी है, यहाँ से केवल 1 या 2 घंटे की पैदल दूरी पर है। उसने ब्रॉ को वह जगह दिखाई। ऐश, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, सावधानी बरतने में ही भलाई है, ब्रॉ ने कहा। येलो, जो लड़कों के बगल में बैठी थी, थोड़ी दोषी महसूस कर रही थी। माफ कीजिए, यह मेरी गलती है कि हमारे पास सामान खत्म हो रहा है। ऐश ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा होना ही था, और वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी तो होने वाली नहीं है। येलो थोड़ी शर्मा गई और सिर हिलाकर अपने पोकेमोन के साथ खेलने वापस चली गई। कुछ समय बाद उन्होंने सारा सामान पैक कर लिया और शहर जाने के लिए निकल पड़े। जब वे चल रहे थे, बुलबासौर बाहर था और क्लैफरी उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। ऐश स्क्विर्टल स्क्वाड द्वारा बनाए गए गड्ढे को क्वेस्टने के लिए चारों ओर देख रहा था। ब्रॉ ने कहा, क्लैफरी पहले की तरह ही ऊर्जावान है। क्या वह इतना उछल कूद करने में ठीक रहेगी? वह ठीक हो जाएगी, वह बचकाना व्यवहार करती है लेकिन वह बेवकूफ नहीं है, वह ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ब्रॉ ने कहा ही था कि उसके नीचे एक छेद खुल गया और ऐश ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। तुम लोगों को देखना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या ये दूसरी तीसरी बार है जब तुम में से कोई ना कोई जाल में फंसने वाला है? ऐश ने ब्रॉ को उठने में मदद करते हुए कहा। धन्यवाद, लेकिन यहाँ छेद क्या कर रहा है? ब्रॉ ने उलझन में कहा, इससे पहले कि उन सभी को बगल से नाराजगी भरी आवाजें सुनाई दें। आगे देखने पर उन सभी को भूरे खोल और पीले पेट वाले 5 नीले कछुए दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक ने धूप का चश्मा पहन रखा था। 4 गोल थे और एक बाकी सभी से काफी अलग था। वाह स्क्विर्टल्स, मिस्टी ने उत्साह से कहा, इससे पहले कि उसे कुछ याद आया। रुको, गड्ढा तो तुमने ही खोदा था ना? तुम्हें क्या हो गया है? हमें चोट लग सकती थी। स्क्विर्टल ने मिस्टी की नकल की और फिर सब हंसने लगे। स्क्विर्टल, स्क्विर्टल, स्क्विट, तुम क्यों? मिस्टी का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह उन सभी से लड़ने जा रही हो, लेकिन पोकेमोन से नहीं। लेकिन तभी सबको सायरन की आवाज सुनाई दी और स्क्विर्टल स्क्वाड घबरा गया और कुछ ऐसा कहा जो सबको समझ आ गया। ये पुलिस की टुकड़ी है।
नेता ने कहा और वे सभी अलग अलग दिशाओं में भाग गए। तभी नीले बालों वाली एक जानी पहचानी पुलिस अधिकारी अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ गई। क्या आप सब ठीक हैं? अधिकारी जेनी उनके पास आई। क्या यहाँ किसी को चोट लगी है? हम ठीक हैं, ऐश ने कहा, जबकि पृष्ठभूमि में मिस्टी ब्रॉ का कान खींच रही थी। हम बस कुछ स्क्विर्टल से टकरा गए थे। उसने आह भरी। स्क्विर्टल स्क्वाड कमाल का था, क्या उन्होंने कुछ खास किया? ऐश ने अपनी भौहें उठाईं और उनके बगल वाले छेद की ओर देखा। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। स्क्विर्टल स्क्वाड? येलो ने पूछा। हाँ, वे पूरी तरह से जंगली पोकेमोन का गिरोह हैं, अधिकारी जेनी ने कहा। मैंने कभी पोकेमोन गैंग के बारे में नहीं सुना, मिस्टी ने ब्रॉ का कान छोड़ते हुए कहा। ये सभी स्क्विर्टल हैं जिन्हें उनके पोकेमोन ट्रेनर्स ने छोड़ दिया है, जेनी ने कहा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर गया, खासकर बुल्बासौर का। वीरान? येलो ने उनसे सहानुभूति जताते हुए पूछा। ये सभी पोकेमोन हैं जिन्हें उनके ट्रेनर ने छोड़ दिया है, इसलिए वे बेकाबू होकर पूरे शहर में शरारतें करते हैं। ऑफिसर जेनी ने उस्लेव होकर कहा, यह वाकई दुखद है क्योंकि अगर कोई उनकी देखभाल करने वाला होता, तो वे इतने बुरे नहीं होते। ये बहुत अफसोस की बात है। लोग अपने पोकेमोन को यूं ही कैसे छोड़ सकते हैं? मिस्टी ने पूछा। दुख की बात है कि ऐसा करना गैरकानूनी नहीं है। हमने इसे रोकने के लिए कानून बनाने की कोशिश की है, लेकिन द पे छोटे ऊ की मात्रा आधार फेट से लीग ट्रेनर के मामलों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें कस्बों या शहरों में छोड़ दिया जाए, जेनी ने दुख भरे लहजे में कहा। मुझे अब जाना होगा और इसकी सूचना देनी होगी। अगर आपको स्क्विर्टल स्क्वाड दोबारा दिखे तो मुझसे जरूर संपर्क करना, ऑफिसर जेनी ने गाड़ी चलाते हुए कहा। ब्रॉ, जो अभी अभी उठा था, उसे रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने अभी तक उसे डेट पर नहीं बुलाया था। रुको, अरे यार, मैं एक खूबसूरत लड़की को कैसे पटाऊंगा? आह, मिस्टी ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ इसी बारे में सोचते हो? आह, तुम मेरा कान खींचकर अलग कर दोगे, ब्रॉ ने संघर्ष करते हुए शिकायत की। अच्छा, हमें सामान भरने के लिए दुकान में चलना चाहिए। क्या तुम लोग भी साथ आना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो? ऐश ने पूछा। मैं मछली पकड़ने जाऊंगी, वहां एक सुंदर झील है, मिस्टी ने पानी से भरे एक छोटे से खुले स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं मिस्टी के साथ जाऊंगी, येलो ने कहा। ठीक है, जब हमारे पास सब कुछ होगा तो हम वहां मिलेंगे। ऐश और ब्रॉ कस्बे में स्थित दुकान की ओर चले और उस दुकान पर पहुंचे जिसका नाम बहुत ही रचनात्मक था, दुकान। वे अंदर गए और ब्रॉ तुरंत कैश रजिस्टर पर बैठी लड़की से छेड़छाड़ करने लगा। ऐश ने उसे रोका तक नहीं। उसने उनकी जरूरत का सामान उठाया, भुगतान किया और फिर बाहर चला गया। ब्रॉ को एक बार फिर से अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए वे लड़कियों से मिलने के लिए झील की ओर वापस चले गए। अंडरस्को। इसी बीच जेसी, जेम्स और म्याउथ भी उसी कस्बे की ओर जा रहे थे और टीम रॉकेट की वर्दी के बजाय आम नागरिकों के कपड़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे भूख लगी है, म्याउथ ने कहा, क्या हम किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं? बस पिज्जा नहीं, मैं हर खाने में पिज्जा खाकर ऊब गया हूँ, जेम्स ने आगे कहा। जेसी ने उन दोनों को पंखे से मारा और कहा, क्या तुम ध्यान दे सकते हो, हम अपने मिशन के लिए ब्लास्ट पाउडर लेने यहाँ आए हैं। लेकिन उसके पेट में भी गुड़गुड़ाहट होने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोपहर का खाना खाने के लिए रुक सकते हैं, जेसी ने कहा, जिससे जेम्स और म्याउथ खुश हो गए। वे कस्बे के एक छोटे से भोजनालय में गए जहां उन्होंने स्क्विर्टल स्क्वाड के बारे में अफवाहें सुनी। 5 स्क्विर्टल, ये तो बहुत ही दुर्लभ पोकेमोन है ना? जेम्स ने कहा। हाँ, अगर हम, म्याउथ ने कहा ही था कि उसकी बात बीच में ही काट दी गई। चुप रहो, आम पोकेमोन बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बात सही है, हमें उन्हें ले आना चाहिए, जेसी ने कहा। तो फिर योजना क्या है? मैं आपको दोपहर के भोजन के बाद बताऊंगी, जेसी ने कहा, और तभी उनका खाना आ गया। वापस लौटते समय ऐश ब्रॉ को दिलासा दे रहा था क्योंकि स्टोव क्लर्क ने उसे ठुकरा दिया था। आखिरकार, वे झील पर पहुंचे और मिस्टी झील में मछली पकड़ रही थी और येलो अपनी नोटबुक में चित्र बना रही थी, उसके पोकेमोन उसके आसपास सो रहे थे। अरे दोस्तों, हम वापस आ गए हैं, ऐश ने नीचे की ओर चिल्लाते हुए उन्हें हाथ हिलाकर उनका ध्यान आकर्षित किया। लड़कियां मुड़ी और उन्हें ब्रॉ के साथ आते देखा, फिर से ऊस्लेव होकर, मुझे लगता है, ऑफिसर जेनी, मिस्टी ने कहा। नहीं, कैश रजिस्टर वाली लड़की, ऐश ने जवाब दिया। अरे, मेरी बदकिस्मती पर तुम लोग क्यों मजा ले रहे हो? ब्रॉ ने बीच में टोकते हुए कहा। ऐश और मिस्टी खिलखिलाकर हंस पड़े और येलो ने ब्रॉ को थपथपाया, जो सिकुड़कर एक गेंद की तरह हो गया था। मिस्टी ने पूछा, अच्छा, तो योजना क्या है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ थोड़ी देर मछली पकड़ना चाहती हूँ। ब्रॉ ने खुद को संभाला और अपने सामान्य अंदाज में लौट आया। खैर, कोई बात नहीं, अभी तो काफी जल्दी है और हम वर्मिलियन सिटी से बस 1 या 2 दिन दूर हैं। ऐश ने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय कम है, ऐसा भी नहीं है कि हम 1-2 हफ्ते के लिए रास्ता भटक गए हों। तो चलिए दोपहर का भोजन करते हैं, अभी अभी तो हमें सामान फिर से मिल गया है। मिस्टी तुरंत मान गई और येलो ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो जेली डॉन के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब है चावल के गोले और सैंडविच। ऐश ने प्रस्ताव रखा।
वे सहमत हो गए और ऐश और ब्रॉयर ने बिल्कुल असली जेली डोनट्स बनाए जो चावल के गोलों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। अंततः जब उनका काम पूरा हो गया तो ऐश ने बुलबासौर की मदद से कुछ खाना सभी तक पहुंचाया। मिस्टी उठने ही वाली थी कि उसे अपनी मछली पकड़ने वाली डोर में खिंचाव महसूस हुआ और वह उसे खींचने की कोशिश करने लगी। मैंने कुछ पकड़ा है। फिर जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह स्क्विर्टल में से एक था जो बाहर निकला और मिस्टी पर पानी फेंक दिया जिससे वह पूरी तरह भीग गई, लेकिन ऐश रास्ते से हट गया और बुलबासौर से प्लेट छीन ली। कुछ ही देर बाद सभी स्क्विर्टल्स प्रकट हुए और उनसे खाना सौंपने की मांग की। बेशक केवल ऐश और येलो ही अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण ये बात समझ पाए। ऐश ने हाथ उठाया और कहा, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ? सभी लोग असमंजस में पड़ गए और नेताओं ने उसे अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। धन्यवाद, मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे चश्मा बहुत पसंद आया, लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। मैं कहना चाहता था, नहीं, ऐश ने बुलबासौर को हमला करने का इशारा करते हुए कहा। बुलबासौर ने अपनी लताएं निकाली और मिस्टी के पास मौजूद स्क्विर्टल को पकड़कर दूसरे स्क्विर्टल्स की ओर फेंक दिया, जिससे वे सभी एक समूह में इकट्ठा हो गए। पिकाचू, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? पिकाचू ने स्क्विर्टल्स पर एक वज्रपात किया, जिससे उनमें से दो झुलस गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा, जबकि स्क्विर्टल्स का नेता उन्हें घूर रहा था। ऐश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक तौलिया निकालकर मिस्टी की ओर फेंकते हुए कहा, इसीलिए हम एक से अधिक जोड़ी कपड़े पैक करते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन वो फिर से स्क्विर्टल स्क्वाड ही थे ना? मिस्टी ने खुद को जितना हो सके सुखाने की कोशिश करते हुए पूछा। ऐसा लगता है वे हमारा पीछा कर रहे होंगे, ब्रॉयर ने बैठते हुए कहा। शायद वे हैं, हम उनके मजाक में नहीं फंसे और हमने उन्हें हमें लूटने की कोशिश करने से रोक दिया, ऐश ने कहा। मुझे अब भी उनके लिए बुरा लगता है, येलो ने कहा, काश हम उनके लिए कुछ कर पाते। येलो, कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद नहीं चाहते और अभी ऐसा लगता है कि वे मदद नहीं चाहते या इसके लायक नहीं हैं, मिस्टी ने उनके बारे में अभी भी परेशान होकर कहा। ब्रॉयर ने एक मजाक सुनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की, अरे, क्यों ना हम ये जेली डोनट्स खाएं, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। अंडरस्को। इस दौरान जेसी, जेम्स और म्याउथ उस विस्फोटक पाउडर को पाने के लिए दुकान लूटने की तैयारी कर रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। वे चेरी के फूलों से भरी नकली बंदूकें लेकर अंदर घुसे और दुकान से लगभग सब कुछ चुरा लिया और अपने एयरशिप पर बैठकर भाग गए। ये तो बहुत आसान था, हम इसमें माहिर हैं, जेसी ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, पिकाचू को छोड़कर बाकी सब कुछ चुराने में हमें ज्यादा सफलता मिली है, जेम्स ने कहा। शायद वह मनहूस पिकाचू सिर्फ बदकिस्मती लेकर आया है, म्याउथ ने सैंडविच खाते हुए कहा। मजाक मत करो, वो पिकाचू बदकिस्मती कैसे ला सकता है अगर वो उस बेवकूफ के लिए कभी बुरा साबित नहीं हुआ, जेसी ने म्याउथ के सिर पर पंखे से मारते हुए कहा। लेकिन उसकी बात में दम है, पिकाचू और उसके ट्रेनर ऐश से मिलने तक हम कभी किसी मिशन में असफल नहीं हुए थे, और उसके बाद जब भी हम असफल हुए, हमने उन्हें देखा, जेम्स ने कहा। जेसी भी उसे मारने ही वाली थी कि वह थोड़ा रुक गई और सोचने लगी, ठीक है, तुम्हारी बात सही है, तो फिर हमने तय कर लिया कि हम उस पिकाचू का पीछा नहीं करेंगे, लेकिन अगर रास्ते में मिल जाए तो उसे चुरा लेंगे, शायद तब तक हमारी किस्मत लौट आए। ठीक है, लेकिन स्क्विर्टल्स को पाने की योजना क्या है? तुमने कहा था कि दोपहर के भोजन के बाद बताओगे, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। जेम्स ने जेसी को याद दिलाया। इसे मोनोलोगन जेम्स कहते हैं, सभी सबसे खूबसूरत खलनायक ऐसा ही करते हैं, लेकिन हाँ, हम इस विस्फोटक पाउडर का इस्तेमाल करके उन्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे जहां वे पूरी तरह से हमारे कब्जे में होंगे, जेसी ने कहा। जेम्स और म्याउथ ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर एक ही समय में कहा, शब्दों का चुनाव। अंडरस्को। इसी बीच स्क्विर्टल्स के साथ स्क्विर्टल्स अपने दो जले हुए सदस्यों को लेकर वापस अपनी गुफा में चले गए। नेता स्क्विर्टल ने कहा, ठीक है, तुम इन दोनों के लिए औषधि ले आओ, उसने गुर्राते हुए स्क्विर्टल एक की ओर इशारा किया। ग्रंट स्क्विर्टल एक शहरवासियों से चुराई गई चीजों के अपने भंडार की ओर दौड़ा और कुछ पैरालाइज हील्स ले आया, फिर उन्हें स्क्विर्टल ग्रंट 2 और 3 पर लगा दिया। स्क्विर्टल ग्रंट 4 ने पूछने का फैसला किया, बॉस, हम इंसानों के उस समूह के खिलाफ क्या करने वाले हैं? आज तक किसी ने भी हमारा विरोध नहीं किया है। बॉस ने अपना बंदाना निकाला और पहन लिया, यह आसान है, हम अब तक की सबसे बड़ी शरारत करने जा रहे हैं, क्योंकि हम कौन हैं? स्क्विर्टल ने अपनी टीम की ओर इशारा करते हुए कहा। स्क्विर्टल स्क्वाड। बाकी चारों स्क्विर्टल ने एक साथ कहा। तो चलिए तैयार हो जाएं और गोपोज गोप, स्क्विर्टल ने जो पोज मारते हुए कहा। स्क्विर्टल के गुर्गे अपने बॉस की ओर देखने लगे, अपनी हेडबैंड पहनने लगे और फिर अपने बॉस के साथ गिन्यू फोस पोज बनाते हुए बोले, जी बॉस। अंडरस्को। इस बीच शिविर में सभी का खाना खत्म हो चुका था और ब्रॉयर और येलो सफाई में मदद कर रहे थे, वहीं ऐश ने अपनी टोपी पिकाचू को दे दी और लेटकर कुछ सोच रहा था। चलिए, जो मुझे पता है उससे शुरू करते हैं। स्क्विर्टल ऐश के द्वारा जंगल में लगी आग से टीम रॉकेट से बचाए जाने के बाद उनके साथ जुड़ गया था, लेकिन वे हाल ही में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं खुद जंगल में आग लगा सकता हूँ, लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं। एक तो मेरे पास अग्नि प्रकार का कोई पोकेमोन नहीं है, और दूसरा अगर मैं पकड़ा गया तो शायद मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए यह संभव नहीं है।
खैर, इसके अलावा चारमंडल को अभी तक छोड़ा नहीं गया है, इसलिए मैं देखूंगा कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। और अंत में मेरे वीडल और मैजिकार्प, उन दोनों को अब तक विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन वे दोनों सामान्य से बड़े होने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब ऐश सोच रहा था, मिस्टी उसे देख रही थी, ये सोचकर कि वह सो रहा है। उसने मुस्कुराते हुए एक पानी का गुब्बारा निकाला और उसे उस पर गिराने की तैयारी की और पिकाचू को चुप रहने के लिए कुछ केचप का लालच दिया। उसने पानी का गुब्बारा गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वह पास आया, ऐश ने उसे हवा में ही पकड़ लिया, अपनी आभा का उपयोग करके उसे गुब्बारे के अंदर घुमाया, फिर उसे वापस मिस्टी की ओर फेंक दिया, जो सीधे उसे लगा। ऐश उठा और मुस्कुराते हुए मिस्टी की तरफ देखा। ऐसा कभी नहीं होगा, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो और 100 साल तक अभ्यास करो। तभी एक पानी का गुब्बारा उसके सिर के किनारे पर लगा, जिससे पिकाचू और मिस्टी हंसने लगे। यह क्या था? येलो ने पूछा, और ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि गुब्बारा किसने फेंका था। मेरी तरफ मत देखो, मैंने ऐसा नहीं किया, ब्रॉयर ने आरोपों से अपना बचाव करते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मिस्टी की बात भी अधूरी रह गई जब एक दूसरा पानी का गुब्बारा उसके सिर पर लगा। ये गुब्बारे कौन फेंक रहा है? ब्रॉयर ने चारों ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि वे येलो की बात एक और पानी के गुब्बारे से अधूरी रह गई, और जब ब्रॉयर उसे उठाने में मदद कर रहा था, तो उसे भी एक गुब्बारे से चोट लगी। पिकाचू हंस रहा था, तभी एक पानी का गुब्बारा उसे लगा और उसकी केचप की रिश्वत बर्बाद हो गई। मिस्टी और पिकाचू दोनों बहुत गुस्से में थे और इधर उधर देखने लगे। उन्हें सिर्फ स्क्विर्टल स्क्विर्टल स्क्विर्ट की आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो स्क्विर्टल की टोली पानी के गुब्बारों के साथ थी। उन्होंने अपने बचे हुए आखिरी कुछ गुब्बारे फेंके और जंगल की ओर भाग गए। जब मैं उन बदमाशों को पकड़ लूंगी तो उनकी खैर नहीं, मिस्टी ने गुस्से से कहा, और पिकाचू भी उससे सहमत होकर जंगल में उसके पीछे चला गया। ऐश ने येलो और ब्रॉयर को एक तौलिया देते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, पिकाचू के पास अभी भी मेरी टोपी है। ब्रॉयर खुद को सुखाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह एक जाल है? ये पूरी तरह से एक जाल है, लेकिन उनके पास मेरी टोपी है, इसलिए चलो उनका पीछा करते हैं, ऐश ने कहा, और इस तरह वे तीनों मिस्टी और पिकाचू द्वारा छोड़े गए विनाश के रास्ते पर चलने लगे। अंततः वे स्क्विर्टल्स की गुफा में पहुंच गए और वहां मिस्टी और पिकाचू एक चट्टान पर बंधे हुए थे और स्क्विर्टल के पास उसकी टोपी थी। अरे, तुम लोग मजे कर रहे हो ना? ऐश ने कहा। तुमने उन्हें मेरी टोपी लेने दी, जो ऐसा करता है उसकी टोपी नहीं लेनी चाहिए। टोपी को भूल जाओ, क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो? मिस्टी चिल्लाई। स्क्विर्टल आगे बढ़ा और यह बड़बड़ाने लगा कि यह सब उनकी गलती थी और इसी तरह की अन्य बातें। तभी एक आवाज से सब लोग बाधित हो गए। बूम! एक जोरदार धमाके ने सबको चौंका दिया, क्योंकि आग लगने लगी और उनके प्रवेश द्वार को आग की चपेट में ले लिया। सब लोग असमंजस में थे, तभी उन्हें परिचित संगीत और धुआं अंदर आता सुनाई दिया। जैसी, मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। जेम्स, और इसे दुगुना कर दो। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐश ने सोचा, इसलिए जब सब लोग दूसरी तरफ ध्यान दे रहे थे, वह बस चलकर गया और मिस्टी और पिकाचू को खोल दिया, फिर उसने अपनी टोपी वापस ले ली। म्याउथ, म्याउथ, बिल्कुल सही। ठीक है स्क्विर्टल्स, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुम टीम रॉकेट की हिरासत में रहोगे, जेम्स ने गुब्बारे से माइक्रोफोन लेकर घोषणा की। अरे, क्या वह बच्चा जिमी नहीं है? म्याउथ ने ऐश को गुफा के पास खड़े देखकर कहा। तुम सही कह रहे हो, हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमने ठीक उसी समय उनका पीछा नहीं करने का फैसला किया। जेम्स ने आह भरी। कोई बात नहीं, जेसी ने जेम्स से माइक्रोफोन छीनते हुए कहा, अरे बेवकूफ, अपने पोकेमोन और स्क्विर्टल्स को सरेंडर कर दे। टीम रॉकेट ने और बम फेंके, जिससे जंगल का और अधिक हिस्सा रोशन हो गया। इस बिंदु पर स्क्विर्टल्स ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और मिस्टी ने अपने पोकेमोन को मदद के लिए भेजा। पिकाचू, क्या तुम यहां से उन पर हमला कर सकते हो? पिकाचू ने सिर हिलाया और ऐश के ऊपर कूदकर उसकी बांह पर दौड़ने लगा और फिर उछलते हुए बोला, थंडरबोल्ट। बिजली की एक तेज चमक उन तीनों पर गिरी और उन्हें लग गई, जिससे उनके पास बचा हुआ विस्फोटक पदार्थ प्रज्वलित हो गया। विस्फोट हुआ और वे फिर से हवा में उड़ गए। ठीक है, हमने उनसे छुटकारा पा लिया, अब हम सबको यहाँ से निकलना होगा, ऐश ने कहा। हमें जंगल में दूर लगी आग को बुझाना होगा। मिस्टी, ब्रॉयर और येलो समझ गए और आगे बढ़ने लगे, लेकिन स्क्विर्टल्स अपने इलाके की रक्षा करना जारी रखना चाहते थे। यह इलाका तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। आग बुझाने के बाद भी सब कुछ जल चुका है, इसलिए आइए इस जंगल को जलने से रोकने की कोशिश करें। स्क्विर्टल्स बहस करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वह सही था, इसलिए अपने नेता के आदेश पर वे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे सब चलते रहे, उन्होंने आग को बुझाने की हर संभव कोशिश की। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो आखिरकार उन्होंने आग को पीछे धकेलना शुरू किया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक कछुआ गायब है। ऐश ने आह भरी, अपनी टोपी उतारी और जंगल की ओर वापस भाग गया, जबकि उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की और वह चलता रहा। आग में झांकते हुए उसने देखा कि स्क्विर्टल कुछ जलती हुई लकड़ियों के पीछे फंसा हुआ है। ऐश ने अपने हाथों को दस्तानों की तरह ढकने के लिए ऑरा का इस्तेमाल किया और उन्हें रास्ते से हटाकर कछुए तक पहुंच गया।
जैसे ही उनके पीछे एक और लकड़ी का लट्ठा गिरा, उसने कछुए को उठा लिया। ऐश ने हिलने डुलने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस अब्रा को बाहर निकाला और टेलीपोर्ट करके वापस चला गया। वह अपने दोस्तों के पीछे प्रकट हुआ जो उसे पुकार रहे थे। वह बस आगे बढ़ा और उनके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, मेरे पास एक अब्रा है, याद है? सभी के प्रयासों और उनके पोकेमोन की मदद से आखिरकार जंगल की आग पर काबू पा लिया गया और उसे बुझा दिया गया। फिर ऑफिसर जेनी वहां पहुंची। क्या हुआ? इतना धुआं और जला हुआ जंगल क्यों है? स्क्विर्टल स्क्वाड को देखकर जेनी ने पूछा, यह कोई और शरारत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है, लेकिन मैं तुम सबको पकड़ सकती हूँ और पकड़ूंगी। येलो ने तुरंत उनका बचाव करना शुरू कर दिया। रुको, स्क्विर्टल्स ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो आग बुझाने में मदद की। हाँ, वे टीम रॉकेट थे, वे बम फेंक रहे थे और आग लगा रहे थे, ब्रॉय ने कहा, हालांकि उन्होंने खुद को संयमित रखा क्योंकि यह एक गंभीर क्षण था। जेनी के चेहरे से गुस्से का भाव गायब हो गया और वह राहत महसूस करते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने कहा कि उन्होंने आग बुझा दी। वैसे तकनीकी तौर पर आउच। मिस्टी ने कहना शुरू ही किया था कि यश ने उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारकर इशारा किया, अभी समय नहीं है। मिस्टी के सिर सहलाने पर ऐश आगे बढ़ा और बोला, हाँ, उन्होंने मिलकर काम किया और आग को बेकाबू होने से पहले ही बुझा दिया। जेनी ने सिर हिलाया और स्क्विर्टल्स की ओर देखा, धन्यवाद, अगर वह आग फैलती तो हमारे शहर तक पहुंच जाती। ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोग सिर्फ उपद्रवी नहीं हैं। जेनी ने कहा, अगर आप सब चाहें तो मैं आप सबको अपने साथ ले सकती हूँ। आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आप सब हमारे छोटे से शहर के अग्निशामक बन सकते हैं। स्क्विर्टल्स आश्चर्यचकित थे लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और इस पर चर्चा करने के लिए एक घेरे में इकट्ठा हो गए। अंततः नेता आगे बढ़ा और सिर हिलाकर बोला, स्क्विर्टल। उसके बाद सभी को शहर ले जाया गया और स्क्विर्टल दस्ते द्वारा शहर को बचाने और आधिकारिक तौर पर शहर के नए अग्निशमन दस्ते बनने के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। साथ ही उनमें से प्रत्येक को एक नई जैकेट भी दी गई। गिरोह के सभी लोग समारोह देख रहे थे। उनके लिए अच्छा है, आखिरकार उन्हें कोई मिल गया जो उनकी देखभाल करेगा, ब्रॉय ने कहा। हाँ, मुझे उनके लिए बहुत खुशी है, येलो ने खुशी से कहा। कम से कम ये बदमाश और ज्यादा परेशानी तो नहीं खड़ी करेंगे, मिस्टी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, हालांकि मुझे एक चाहिए था। स्क्विर्टल्स मंच पर थे और सभी दर्शकों की ओर हाथ हिला रहे थे। तभी मुख्य स्क्विर्टल ने ऐश को देखा और उसे याद आया कि कैसे उसने उसे बचाया था। इसलिए वह सोचने लगा। उसके स्क्विर्टल साथियों में से एक ने ये देखा और पूछा, क्या सब ठीक है बॉस? स्क्विर्टल मुड़ा और अपने समूह को देखा, मुझे लगता है कि मैं इस शहर को छोड़ना चाहता हूँ, उसने घोषणा की। स्क्विर्टल्स आश्चर्यचकित दिखे और स्क्विर्टल ग्रंट 3 आगे बढ़ा, बॉस, क्या आप निश्चित हैं? स्क्विर्टल ने सिर हिलाया। स्क्विर्टल ग्रंट 4 ने कहा, तो हमें भी अपने साथ चलने दो, हमें अग्निशामक बनने की जरूरत नहीं है, हम दुनिया भर में और भी शरारतें करने का लक्ष्य रख सकते हैं। स्क्विर्टल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब और शरारतें नहीं। हम अब हीरो हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। स्क्विर्टल ने एक खास मुद्रा बनाते हुए कहा, लेकिन तुम सब मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम सबको यहीं रुककर इस शहर की रक्षा करनी होगी। स्क्विर्टल अपने नेता के जाने की खबर सुनकर उस्लेव हो गए, इसलिए स्क्विर्टल ने कहा, ऐसा मत देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 1000,000 मील दूर हैं, हम हमेशा महान रहेंगे, स्क्विर्टल ने पोज देने के लिए तैयार होते हुए कहा। स्क्विर्टल स्क्वाड। बाकी 4 स्क्विर्टल्स ने एक साथ कहा और पोज बनाया। कुछ समय बाद, जब गिरोह शहर के बाहरी इलाके में ही था, तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अरे रुको। पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें ऑफिसर जेनी अपनी बाइक पर स्क्विर्टल के साथ सवार दिखाई दी। ब्रॉर ने मौका देखकर आगे बढ़कर कहा, ऑफिसर जेनी, मैं आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए क्या कर सकता हूँ? जेनी ने ब्रॉर की तरफ देखा और उसे नजरअंदाज करना चुना। स्क्विर्टल ने मुझे बताया कि वह तुमसे बात करना चाहता है। उसने ऐश की ओर इशारा किया। स्क्विर्टल आगे बढ़ा और बोलने लगा, स्क्विर्टल। स्क्विर्टल। ऐश को उसकी बात लगभग समझ आ गई थी। तो तुम हमारे साथ चलोगी, ठीक है, ऐश ने एक पोकेबॉल निकालते हुए कहा। स्क्विर्टल। वह उछला और बटन दबाया और एक संतोषजनक डिंग की आवाज के साथ गेंद में घुस गया। अंडरस्कोर। स्क्विर्टल एम। क्षमता, टोरेंट छिपी हुई क्षमता, रेन डिश मेगा लॉन्चर। वर्तमान चालें, रैपिड स्पिन, बाइट, वाटर पल्स, एक्वा जेट, विथ्रो, रेन डांस। उत्परिवर्तन का पता चला। बागी। अंडरस्कोर। ऐश को बधाई, येलो ने कहा। मिस्टी फिर से ब्रॉ का कान खींच रही थी। ऐश ने स्क्विर्टल को छोड़ दिया, जो एक खास मुद्रा में बाहर आया। जी हाँ, उसका ख्याल रखना, अधिकारी जेनी ने कहा। अरे, तुम ब्रॉ से नंबर क्यों नहीं एक्सचेंज कर लेते ताकि तुम स्क्विर्टल को देख सको? मुझे यकीन है कि स्क्विर्टल अपने दोस्तों को फिर से देखना चाहेगा। जेनी मुस्कुराई और बोली, बेशक, यह एक बहुत अच्छा विचार है। इस समय ब्रॉ मिस्टी के प्रकोप से मुक्त हो चुका था। जेनी ने अलविदा कहने से पहले ब्रॉ को अपना नंबर दिया और वापस शहर की ओर चली गई। जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, ऐश ने देखा कि मिस्टी स्क्विर्टल को देख रही थी। सब ठीक है मिस्टी? उसने पूछा। ऐश की बात सुनकर मिस्टी चौंक गई, नहीं, सब ठीक है।
सच में मिस्टी, ये तो काफी स्पष्ट है कि स्क्विर्टल के बारे में तुम्हारे मन में कुछ कहने को है। मिस्टी ने आह भरी, सच कहूं तो मैं भी एक स्क्विर्टल लेना चाहती थी, लेकिन फिर वे दमकल कर्मियों का हिस्सा बन गए। ऐश मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैंने सुना है कि एक द्वीप स्क्विर्टल से भरा हुआ है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए वहां से एक ला सकते हैं। ऐश की बात समझने में मिस्टी को एक पल लगा, सच में स्क्विर्टल्स का एक द्वीप है। मुझे इसके बारे में अभी क्यों पता चल रहा है? मैं जल प्रकार की विशेषज्ञ हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मिस्टी ने अपने सामान्य लहजे में कहा। खैर, इसकी रक्षा एक शक्तिशाली ब्लास्टोइस कर रहा है, आप इसके बारे में अपने परिवार से क्यों नहीं पूछते? वे शायद इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे, ऐश ने कहा। मिस्टी मान गई और उसका मूड फिर से खुश हो गया। मैं वैसे भी उस द्वीप पर जाने की योजना बना रही थी क्योंकि हो सकता है कि मुझे वहां से कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। एक दिन बाद ऐश जानबूझकर समूह को शहर से दूर नहीं ले जा रहा था, इसलिए उसने ब्रॉ को आगे चलने दिया, लेकिन वे फिर से रास्ता भटक गए, इस बार सचमुच में। ब्रॉ, मुझे यह मत बताना कि हम रास्ता भटक गए हैं, मिस्टी ने थकी हुई सी आवाज में कहा। हम पास ही होने चाहिए, ब्रॉ ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, फिर हवा को सूंघते हुए बोला, हालांकि मुझे समुद्र की गंध आ रही है। ये सुनकर सभी को हवा की गंध महसूस होती है और ऐश को ठीक ठीक पता चल जाता है कि वे कहाँ हैं। मैंने इससे पहले कभी समुद्र की गंध नहीं सूंघी थी, येलो ने कहा। तुम बीच पर नहीं गए हो? मिस्टी ने पूछा। नहीं, मैं केवल वेरिडियन के पास की झीलों और तालाबों में ही गया हूँ, येलो ने जवाब दिया। हमें बाद में किसी अच्छे रेस्तरां में जाना चाहिए, मैंने सुना है कि वर्मिलियन में एक अच्छा रेस्तरां है, मिस्टी ने उत्साह से कहा। बीच वाले एपिसोड के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं, अभी हमें वर्मिलियन पहुंचना है, ऐश ने मिस्टी को याद दिलाया। फिर वह ब्रॉ की ओर मुड़ा और बोला, मैंने प्रोफेसर ओक से सुना है कि उनके एक पुराने सहायक का समुद्र के पास एक प्रकाश स्तंभ है, हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। रास्ता पता करने का अच्छा विचार है, ब्रॉ ने कहा, तभी उसकी बात बीच में ही काट दी गई। और शायद उनके पास कुछ खाली बिस्तर भी हों, मिस्टी ने कहा। वे समुद्र की ओर चले और उन्होंने पानी का एक विशाल जलाशय देखा, ब्रॉ ने सीटी बजाते हुए कहा, काफी अच्छा नजारा है ना? ऐश ने समुद्र तट की ओर देखा और पाया कि एक अनोखा केकड़ा लगभग असली केकड़े के आकार का था। वह केकड़ा उसे देख रहा था और वह उसे देख रहा था। फिर उसने उस पर एक गेंद फेंकी और गेंद ने उसे पकड़ लिया। योजक चिन्ह, क्रैबी महिला, क्षमता, अपार बल, वर्तमान चालें, हॉर्डन, वाटर गन बेसिक, मेटल क्लॉ बेसिक अंडरस्को। खैर, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है, चलो ऐश की तरह इसे ओक के पास भेज देते हैं। ये केकड़ा तो वाकई असाधारण प्रतिभा वाला है जो अपनी पहली लड़ाई के बाद विकसित हुआ है। ऐश ने गेंद उठाते हुए ओक की ओर भेजते हुए सोचा। सभी ने निराशाजनक टकराव पर ध्यान दिया, एक और जल प्रकार का प्राणी, मिस्टी ने पूछा। ये सबसे आम प्रकार है, आप और क्या उम्मीद कर रहे थे? ऐश ने जवाब दिया, वैसे भी, जब मैं फायर जिम जाऊंगा तो यह आखिरकार अच्छा हो जाएगा। आपकी बात सही है, इस समय तक ट्रेनर के पास 20 से अधिक विभिन्न पोकेमोन होना असामान्य नहीं है, ब्रॉ ने कहा। खैर, सूर्यास्त तो हो ही गया है, हमें जल्द ही लाइट हाउस मिल जाना चाहिए, ऐश ने कहा और वे लाइट हाउस की रोशनी ढूंढने लगे। जब उन्होंने इसे देखा तो वे इसके पास गए लेकिन रुक गए। क्या किसी और को भी लगता है कि यह लाइट हाउस अजीब लग रहा है? ब्रॉ ने इमारत पर बनी पोकेमोन की कई तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह अच्छा दिखता है, येलो ने कहा। अच्छा, किसी को तो घंटी बजानी चाहिए, मिस्टी ने ऐश को आगे धकेलते हुए कहा, तुम्हें बजानी चाहिए। जरूर, क्यों नहीं, ऐश ने कहा और आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी बजाई, जिसे सुनकर सब लोग कांप गए। अंततः इंटरकॉम चालू हुआ और आवाज आई, वहां कौन है? ओह, नमस्कार महोदय, हम यात्री हैं और लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, ब्रॉ ने आगे बढ़ते हुए कहा। हम जानना चाहते थे कि क्या हमें रास्ता बताया जा सकता है, ब्रॉ ने कहा। और शायद आराम करने की जगह भी, मिस्टी ने सबके पीछे से कहा। इससे पहले कि वह व्यक्ति मना कर पाता, ब्रॉ ने पूछा, क्या मैं आपकी रसोई का इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि मैं स्वादिष्ट तमागो चाहान और नाबे बना सकूं? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भी कुछ बना सकता हूं। वह व्यक्ति एक पल के लिए सोचता है, क्या आप याकिसोबा भी बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसे बना सकता हूँ, साथ ही कातायाकी, चाउमीन, याकिसोबा सॉस, या आपकी पसंद की कोई भी अन्य चीज़ भी। अगर आप कातायाकी बनाते हैं तो ज़रूर, दरवाजे खुलते ही आवाज़ आई। वाह, ये तो आसान था। मुझे कुछ कहना है। असल में, अब जब हम मिस्टी और ब्रॉ से आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं ट्रेनर के लिए वास्तविक प्रतिस्पर्धी मूव सेट और आइटम का उपयोग शुरू करने वाला था और मैं कुछ पूछना चाहता था, क्या ये केवल जिम लीडरों और नाम वाले पात्रों के लिए होना चाहिए, या इसमें अन्य ट्रेनर को भी शामिल किया जाना चाहिए? अंडरस्को। लाइट हाउस में प्रवेश करते ही पता चला कि वह एक अंधेरा गलियारा था, कमरे में दीवारों पर पोकेमोन की नक्काशी के अलावा और कुछ खास सजावट नहीं थी। आसपास देखते ही इंटरकॉम फिर से चालू हो गया, शुक्र है कि आपको कुछ और बनाना आता है,
जब से मेरी रसोइया छुट्टी पर गई है, मैं सिर्फ टोफू और कप नूडल्स ही खा रही हूँ। मुझे टोफू पसंद है लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, जरूर, लेकिन तुम कहाँ हो? ब्रॉर ने अंधेरे कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा। रुको, मैं 1 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। इस बीच, अगर आप चाहें तो वहाँ एक फोन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, इंटरकॉम बंद होने से पहले आवाज ने कहा। सभी लोग बेलस्प्राउट रिमोट से लैस कंप्यूटर से आ रही रोशनी की ओर देखने लगे। वाह, कमाल है, एक वीडियो फोन। मिस्टी ने इसके अजीबोगरीब डिजाइन को देखते हुए कहा। क्या हमें इसे प्रोफेसर ओक कहना चाहिए? येलो ने पूछा। आपने कहा था कि हम उनके पुराने सहायकों के लाइट हाउस में हैं, शायद वह हमें इसके बारे में कुछ बता सकें। देखो, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। ऐश ने सोचा, क्योंकि वह ओक को फोन नहीं करना चाहता था। हाँ, मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता कि हमें फोन क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, येलो फोन के पास गई और जैसे ही वह नंबर डालने वाली थी, उसे कुछ याद आया और वह ऐश की ओर मुड़ी। मुझे प्रोफेसर ओक का नंबर नहीं पता। ऐश ने आह भरी, आगे बढ़ा और ओक को बुलाया। तभी स्क्रीन रोशन हुई और ओक एक गर्म बर्तन लेकर वहां आ गया जिसमें वह टोफू डाल रहा था। अरे, हेलो ऐश और हेलो येलो, तुम दोनों ने मुझे खाना बनाते हुए पकड़ लिया। मेरा रसोइया छुट्टी पर है इसलिए मुझे अपने लिए कुछ नाबे बनाना पड़ेगा, ओक ने कहा। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन दोनों रसोइये बाहर क्यों हैं? ऐश ने सोचा, जबकि येलो उस क्रैबी के बारे में सोच रही थी जिसे ऐश ने अभी अभी पकड़ा था। अरे, आप ऐश का नया क्रैबी तो नहीं पका रहे हैं ना प्रोफेसर? येलो ने थोड़े गुस्से से कहा। जानकारी के लिए बता दें कि नाबे एक हॉट पॉट डिश है जिसका मुख्य घटक आमतौर पर समुद्री भोजन होता है। ओक थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यही है, ओक ने कहा और कैमरे को एक जार में रखे छोटे केकड़े की ओर घुमाया। ये देखकर येलो थोड़ा शांत हो गई। देखो, ये केकड़ा ठीक है। वैसे भी, ये बहुत छोटा है, ओक ने मजाक में कहा, लेकिन गैरी को जो केकड़ा मिला है, वह कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ओक ने ऐश के केकड़े के बगल में एक जार में रखे एक बहुत बड़े केकड़े को दिखाते हुए कहा। वाह, ब्रॉर और मिस्टी ने कहा। हालांकि ब्रॉर ने आश्चर्य से कहा और मिस्टी ने एक विशालकाय जल पोकेमोन को देखकर विस्मय से कहा। ये बहुत बड़ा है, मिस्टी ने कहा। ऐश को गहरी सांस लेनी पड़ी और खुद को कुछ कहने से रोकना पड़ा, लेकिन कोई भी समझ सकता था कि वह क्या सोच रहा था। पिकाचू उसे ऐसा करते देख उलझन में था, पर उसने सोचा कि वह बस ईर्ष्या कर रहा है। वैसे आप कहाँ हैं? आप मेरे कंप्यूटर में दर्ज किसी भी पोके सेंटर में नहीं हैं, और उस इमारत को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप किसी होटल में भी नहीं हैं। अच्छा, क्या आपको याद है जब आपने अपने पुराने सहायक बिल के बारे में बात की थी, जिसने मूल रूप से अकेले ही टेलीपोर्टेशन फीचर बनाया था? ओक कुछ देर के लिए असमंजस में दिखे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप उनकी कुटिया में हैं। दरअसल, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वहां नहीं हैं, हम उसके प्रकाश स्तंभ पर हैं, ऐश ने कहा। सच में, वह यहाँ क्यों है? वह आमतौर पर अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं निकलता, ओक ने कहा। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। मैं उस सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पहले क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एक काबूतो दिखाई दिया और बत्ती जल उठी। बिल, क्या ये पोकेमोन है? येलो ने ब्रॉर की ओर देखते हुए कहा, ये बिल्कुल तुम्हारे पास मौजूद पोकेमोन जैसा दिखता है। एक काबूतो, लेकिन वे तो विलुप्त हो चुके हैं, मुझे तो अपना काबूतो लीग से ही मिला था। ये यहाँ कैसे है और यह बात कैसे कर सकता है? ब्रॉर ने कहा, मानो वह इस बात को बेहद गंभीरता से ले रहा हो। ऐश बिल के पास गया और पिकाचू उसके कंधे से कूद गया। तुम लोगों को पता है ना कि यह एक कॉस्ट्यूम है? वह बिल के पास पहुंचा और कॉस्ट्यूम पर लगे बटन को दबा दिया। सभी लोग थोड़े शर्मिंदा से देख रहे थे और पिकाचू ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। चू। बटन दबाते ही कवच खुल गया और उसमें से भूरे बालों वाला एक युवक निकला, जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था और उसने हुडी पहन रखी थी, जो उसके एनीमे संस्करण की तुलना में उसके मंगा चरित्र से अधिक मिलती जुलती थी। वह काफी लंबा था, लगभग 6 फुट 1 इंच। इस वजह से वह यहाँ का सबसे लंबा व्यक्ति था, क्योंकि ओरिजिनल ऐश की लंबाई केवल 4 फुट 7 इंच थी। लेकिन अब जब उसने अपने शरीर पर मेहनत की है, तो वह ब्रॉर के बराबर पहुंच गया है और उसकी लंबाई 5 फुट 3 इंच हो गई है। वहीं ब्रॉर की लंबाई 5 फुट 7 इंच, मिस्टी की 5 फुट और येलो की लंबाई सबसे कम 4 फुट 6 इंच थी। जैसे ही वह पोशाक से बाहर निकला, उसने अपनी पीठ सीधी करते हुए एक चटकने की आवाज निकाली और कहा, धन्यवाद। मैं घंटों से इस सूट में फंसा हुआ था। मुझे वास्तव में लंबी बाजू लगवानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए। बिल ने कहा। तुमने वो सूट क्यों पहना था? येलो ने पूछा। क्या तुम किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में गए थे? मैं विलुप्त हो चुके पोकेमोन काबूतो के बारे में और अधिक जानना चाहता था, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मैं खुद काबूतो बन जाऊं, बिल ने गर्व से कहा। मुझे आश्चर्य है कि तुमने खुद को फिर से पोकेमोन में नहीं बदल लिया, ओक ने अपना खाना हिलाते हुए कहा। अरे, ऐसा तो सिर्फ एक बार हुआ था। ठीक है, 2 बार 3 बार ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, बिल ने नीचे देखते हुए कहा। खैर, आपने कबूतो क्यों नहीं मांगा? आपकी हैसियत को देखते हुए, वे शायद आपको मुस्कुराते हुए एक कबूतो दे देते, ओक ने पूछा।
आप जानते हैं कि मैं स्वतंत्र शोध करना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं अपना सारा शोध अपने केबिन से ही करता हूँ, बिल ने गर्व से कहा। वैसे, आप प्रकाश स्तंभ में क्यों हैं? आप तो कभी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलते, किराने का सामान लेने भी नहीं। ओक ने पूछा। बिल थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। अच्छा, उस बारे में, याद है वो प्रोटोटाइप टेलीपोर्टर अभी भी मेरे घर में था। ओक ने सिर हिलाया। दरअसल, मैंने गलती से एक पोकेमोन के साथ फ्यूज कर लिया था। मैं ये देखने के लिए प्रयोग कर रहा था कि क्या मैं पोकेमोन को फ्यूज कर सकता हूँ, और वह फट गया। ओक कुछ देर चुप रहा, फिर हंसने लगा। बिल, 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 तुम्हें पहले की तरह ही महत्वाकांक्षी देखकर अच्छा लगा। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी मदद करता। बिल हंसते हुए बोला, अब मुझे शुरू से सब कुछ करना होगा क्योंकि हमने आधिकारिक टेलीपोर्टर से फ्यूजिंग सिस्टम हटा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको ये काम सौंपता हूँ। मुझे अपना शोध ईमेल कर दीजिए, मैं आपको कुछ धनराशि दिलवा सकता हूँ। साथ ही, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो मेरे युवा मित्रों को पोकेमोन के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, वह सिखा दीजिए। मैंने स्वयं उनमें से 2 को सिखाया है, शायद आप भी कुछ सीख लें। बिल्कुल, कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रोफेसर, बिल ने कहा। ओक के बर्तन से धुआं निकल रहा था जब उसने टोफू का एक जला हुआ टुकड़ा निकाला। ओह नहीं, ये जल गया, फिर स्क्रीन काली हो गई। अच्छा, तो चलिए परिचय देते हैं, बिल ने समूह की ओर चलते हुए कहा। जैसा कि आपने सुना, मैं शोधकर्ता बिल हूँ। तभी मानो संकेत मिलते ही उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। अच्छा, मुझे लगता है अब मुझे रात का खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए, ब्रॉय ने कहा। वैसे, मेरा नाम ब्रॉय है। ये कहकर वह चला गया। मुझे लगता है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे मिस्टी, अगर तुम चाहो तो अपने माता पिता को फोन करके द्वीप के बारे में पूछ सकती हो, या बिल से पूछ सकती हो, मुझे यकीन है कि उसे कुछ पता होगा, ऐश ने ब्रॉय को ढूंढने जाने से पहले कहा। रसोई जाते समय ऐश ने अपने ज्यादातर पोकेमोन को हाइबरनेशन मोड में डाल दिया। पोकेबॉल में 2 सेटिंग होती हैं, नॉर्मल मोड, जिसमें पोकेमोन बॉल के अंदर सक्रिय रहते हैं, और हाइबरनेशन मोड, जिसमें पोकेमोन इतनी देर तक सोते हैं कि आपको 3 दिनों तक उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसके तुरंत बाद उसने पोकेबॉल को अपने कमरे में रख दिया ताकि बिल को पता न चले या वह ओक से सवाल न करे, क्योंकि तकनीकी रूप से उसकी सीमा अभी 8 पोकेमोन की है। उसके पास पिकाचू, बुलबासौर, स्क्वटल, अब्रा और क्लैफरी नाम के पोकेमोन थे, जिन्हें उसने छोड़ दिया और उन्हें बाकी सभी के साथ खेलने या घूमने के लिए भेज दिया। मदद मिलने से, सभी के लिए और पोकेमोन के लिए खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। बिल और लड़कियों के पास पहुंचते ही सबने अपने अपने पोकेमोन को छोड़ दिया। बिल ने 3 पोकेमोन भी छोड़े, जिनमें अलाकाज़म, नाइनटेल्स और वीनसौर शामिल थे। बुलबासौर विशेष रूप से बिल के वीनसौर से बात करने में रुचि रखता था। वाह, तुम्हारे सारे पोकेमोन कितने शानदार हैं, येलो ने कहा और नाइनटेल्स को सहलाने की कोशिश की, जिसे नाइनटेल्स ने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, ये तो मेरे पास तब से हैं जब मैं कई साल पहले एक ट्रेनर था। बिल ने गर्व से कहा, आपके सभी पोकेमोन भी बहुत अच्छे हैं। मैं देख सकता हूं कि उन्हें कितनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पोषित किया गया है। बुलबासौर वीनसौर से बात करने में दिलचस्पी ले रहा था, तभी स्क्विर्टल ने उसका कुछ खाना चुरा लिया। और क्लैफरी वीनसौर के ऊपर कूदकर खेलने लगी। वीनसौर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह लेट गया और खाने लगा। अब्रा ने अलाकाज़म के बगल में ध्यान लगाने का फैसला किया। जैसे ही सब लोग खाना खाने लगे, ऐश ने इमारत के चारों ओर देखा और प्रोफेसर ओक के बगल में बिल की एक बड़ी तस्वीर देखी जिसमें वह एक अंडा पकड़े हुए था। उनके अलावा 2 और युवा पुरुष थे। उनमें से एक लाल रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्ति था, जिसके कंधे पर पिकाचू बैठा था और उनके पीछे चारिजार था। दूसरा व्यक्ति नुकीले बालों और घमंडी मुस्कान वाला एक आदमी था, जिसके पीछे एक ब्लास्टोइस कुत्ता खड़ा था। बिल ने उसे तस्वीर को घूरते हुए देखा और कहा, वह तस्वीर कई साल पहले ली गई थी, उसी दिन रेड ने मूल 149 पोकेमोन पकड़े थे। तुम रेड और ब्लू को जानते थे? मुझे लगा कि वे सिर्फ एक परीक्षा के पात्र हैं, मिस्टी ने पूछा। ओह, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वे असली थे। मुझे याद है जब रेड ने पौराणिक पक्षियों को पकड़ा था, ब्लू बहुत चिढ़ा हुआ था, उन्हें छोड़ने के बाद तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था। मैं उन दोनों का इतना ऋणी हूं कि मैं कभी भी उसका कर्ज नहीं चुका सकता। दरअसल, जब मैंने प्रोटोटाइप बनाया था, तब मैं गलती से एक पोकेमोन मानव संकर बन गया था। अगर रेड न होता, तो मैं अब भी फंसा होता। और उन दोनों ने मिलकर इतने साल पहले टीम रॉकेट की मूल योजना को विफल कर दिया था। वाह, सच में क्या हुआ? येलो ने पूछा। खाने के दौरान, बिल ने विस्तार से बताया कि कैसे टीम रॉकेट ने पौराणिक पक्षियों को पकड़ लिया और उन्हें मिलाकर एक आदर्श पोकेमोन बनाने की कोशिश की। और कैसे रेड और ब्लू ने इसे रोका। वैसे, तुम में से हर एक के पास कितने पोकेमोन हैं? बिल ने पूछा और ऐश मन ही मन चिल्ला रहा था। मेरे पास ये 4 पोकेमोन तो हैं, लेकिन मेरे बाकी पोकेमोन सो रहे हैं, और बाकी सब प्रोफेसर ओक के फार्म में हैं। ऐश ने आधी सच्चाई बताते हुए कहा, लेकिन वह जानता था कि बिल क्या पूछेगा, इसलिए उसने बातचीत का रुख मोड़ने के लिए सोच समझकर शब्दों का चुनाव किया। दरअसल, उन्होंने मुझे 6 से ज्यादा पोकेमोन ले जाने की अनुमति दी है। बिल तुरंत ही अपना पिछला सवाल भूल गया। सच में, ये तो बहुत दिलचस्प है, आपने उसे कैसे राजी किया?
मैंने पूछा था, ऐश ने कमरे से निकलते हुए कहा और कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम उससे पूछ सकते हो। उसने मुझे बताया कि चौथा बैज मिलते ही वह मुझे और पोकेमोन रखने की अनुमति दे देगा। दिलचस्प, बिल ने कहा। वैसे क्या आपके पास कोई चार्मंडर है? ऐश सवाल सुनकर उलझन में पड़ गया। मैं तो इसे अपने पहले पोकेमोन के तौर पर लेने वाला था, लेकिन फिर यह किसी और बच्चे को दे दिया गया। लेकिन अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसे जरूर ले लूंगा। आप क्यों पूछ रहे हैं? ये तो बहुत दुख की बात है। अगर आपने ऐसा किया होता तो आपके पास कांटों के तीनों शाही स्टार्टर्स होते, बिल ने कहा। रॉयल स्टार्टर्स। मुझे लगा कि यह तो प्रशंसकों द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है, जिसका इस्तेमाल स्टार्टर्स को यह समझाने के लिए किया जाता है कि वे जंगल में क्यों नहीं मिलते। ऐश ने सोचा। रॉयल स्टार्टर्स से आपका क्या मतलब है? येलो ने पूछा। लगभग 800 वर्षों तक सभी क्षेत्र विभाजित और युद्धरत रहे। अंततः नए सरदार प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने क्षेत्र के 3-3 पोकेमोन थे। उन्होंने मिलकर एक संधि की और प्रत्येक क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद लंबे युद्ध को समाप्त किया। नोबुनागा वह सरदार था जिसने कांटों पर नियंत्रण किया और उसके भरोसेमंद पोकेमोन चारिज़ार्ड, ब्लास्टोइज और विनेसोर थे। प्रत्येक सरदार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया, और उनकी मृत्यु के बाद भी सभी लोग उनके पोकेमोन को शाही पोकेमोन कहकर उनका सम्मान करते हैं। ऐश आराम से बैठ गया और सोचने लगा, तो पोकेमोन कॉन्क्वेस्ट की घटनाएं यहाँ प्रामाणिक हैं, हालांकि नोबुनागा कांटों का सरदार क्यों है? मुझे तो उम्मीद थी कि अनाम नायक ही सरदार होगा। खैर, शायद जब मैं दूसरे क्षेत्रों में जाऊंगा तो इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा। आखिर इतिहास तो विजेताओं द्वारा ही लिखा जाता है और उनकी कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। योजक चिन्ह। खाना खत्म होने के बाद ब्रॉ बर्तन धोने चला गया। इस बीच बिल अपने बचपन की कहानियां और अपने शोध के बारे में बता रहा था। मिस्टी ही मुख्य रूप से सुन रही थी क्योंकि येलो अलाकाज़म और अब्रा के साथ खेल रही थी। ऐश खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि वह इस स्टेटस से कैसे निकलेगा। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक सब लोग व्यस्त या सो न जाएं ताकि वह अपने बाकी पोकेमोन को खाना खिला सके। इसी बीच उसने देखा कि कोहरा छाने लगा है, जिसे देखकर वह घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। बिल ने भी कोहरे को देखा और अपनी कहानी रोक दी, जो संयोगवश स्क्विटल्स के द्वीप के बारे में थी। खैर, लगता है आप सब काफी फेटशाली हैं क्योंकि अब उस पोकेमोन के आने का समय आ गया है। ब्रॉ, जो अभी अभी कमरे में वापस आया था, ने पूछा, पोकेमोन से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन मुझे पहले सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। अभी के लिए, मेरा सुझाव है कि आप सभी अपने पोकेमोन वापस कर दें, बिल ने लाइटहाउस के शीर्ष पर जाने से पहले कहा। पिकाचू को छोड़कर सभी ने उसकी बात मानी। पिकाचू ने गेंद के अंदर जाने से इनकार कर दिया, और सभी उसके पीछे पीछे ऊपर तक गए जहां वह प्रकाशस्तंभ से आने वाली रोशनी में कुछ समायोजन कर रहा था। मिस्टर बिल, आप क्या कर रहे हैं? येलो ने पूछा। खैर, मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, बिल ने समूह की ओर मुड़ते हुए कहा और उन्हें समुद्र की ओर देखने का इशारा किया। दरअसल, एक पोकेमोन शोधकर्ता के रूप में मेरा लक्ष्य सभी प्रकार के पोकेमोन का अध्ययन करना है, लेकिन हाल ही में मैं विशेष रूप से एक पोकेमोन को क्वेस्ट्सने और उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम किस तरह के पोकेमोन की बात कर रहे हो? येलो ने रेलिंग के ऊपर से देखते हुए पूछा, मानो उसे किसी चीज के आने का आभास हो रहा हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या है। यह एक आकर्षक नमूना है। ये ड्रैगोनाइट जैसा दिखता है। हालांकि यह शायद अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप से जीवित पोकेमोन है, और फिर भी इसे आज तक किसी ने ठीक से नहीं देखा है। स्वाभाविक रूप से जीवित पोकेमोन से आपका क्या मतलब है? ब्रॉ ने पूछा। जहां तक मेरी रिसर्च से पता चला है, ये पोकेमोन किसी प्रयोग या दुर्घटना का परिणाम नहीं है। ऐश के मन में कुछ ख्याल आया और उसने बिल की ओर मुड़कर कहा, डायनामाक्स की घटना के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये संभव है कि इसका इससे कुछ लेना देना हो? बिल ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, दिलचस्प सिद्धांत है। वैसे तुम एक बेहतरीन शोधकर्ता बन सकते थे। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं क्योंकि यह मेरे विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, और जहां तक मुझे पता है, डायनामाक्स की घटना गैलार के अलावा किसी और क्षेत्र में नहीं देखी गई है। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो इसे हमें डायनामाक्स की उत्पत्ति के बारे में कुछ सुराग मिल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने शोध और आपके पास मौजूद किसी भी तस्वीर को लेकर प्रोफेसर ओक से कहें कि वे आपको प्रोफेसर मैग्नोलिया से संपर्क करवा दें, वह शायद आपकी मदद कर सकती हैं। धन्यवाद, मैं उससे संपर्क जरूर करूंगा, लेकिन पहले, बिल ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा और अपनी जेब से एक रिमोट निकाला, और जैसे ही उसने उसे दबाया, स्पीकर से मधुर ध्वनियों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ये शोर किस लिए है? येलो ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज का कुछ अर्थ समझ रही थी, लेकिन ध्वनियों के इस मिश्रण को लेकर वह उलझन में थी। यहाँ रहने के दौरान मैं इस पोकेमोन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया, जब तक कि एक रात मुझे एक आवाज सुनाई नहीं दी, बिल ने कहा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तो यही लगा, बिल ने खोए हुए अंदाज में कहा। कुछ समय पहले मैंने इसी तरह की एक आवाज रिकॉर्ड की थी, फिर उसे लाइटहाउस से बजाया था। चलो दोस्त बन जाते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक दिन मैंने समुद्र के उस पार से वही आवाज सुनी जो मुझे पुकार रही थी।
मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर बिल ने सबकी ओर मुड़कर कहा, किसी धुंधली रात में वह पोकेमोन अपने किसी दोस्त की तलाश में आएगा, मैं उस पोकेमोन को देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। ऐश कहानी सुन रहा था लेकिन साथ ही ऑरा की मदद से आसपास ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं टीम रॉकेट तो आसपास नहीं है, हालांकि उसे उनके आसपास होने का एहसास नहीं हुआ, जिससे उसे राहत मिली। इसी बीच समुद्र से एक दूसरी आवाज आती है जो सभी को चौंका देती है, लेकिन फिर उस मधुर धुन से सभी को सुकून मिलता है। दूर से आती विलाप और गुनगुनाहट की आवाज। ये रहा सिग्नल, बिल ने दूसरा बटन दबाने से पहले कहा, जिससे एक हल्की सी आवाज आए और बत्तियां अलग अलग रंगों में झिलमिलाने लगीं। मधुर विलाप, हल्की गुनगुनाहट, हल्की गुनगुनाहट। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे ये गा रहा हो, मिस्टी ने संगीत का आनंद लेते हुए कहा। इसी बीच ऐश ने येलो को एक तरफ खींच लिया ताकि वो उनकी बात न सुन सके, लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि किसी को शक हो। ऐश ने कहा, तुम समझ रहे हो ना कि वे असल में क्या कह रहे हैं? वाह्या, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, है ना? येलो ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम मुझे बताना चाहते हो? येलो ने ऐश को अपने करीब खींचा और उसके कान में फुसफुसाया। ऐश ने गहरी सांस ली। हाँ, चलो इसे अपने तक ही रखते हैं। बिल का दिल टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी रिकॉर्डिंग में क्या कहा गया है। ब्रॉर ने उन दोनों को बात करते हुए देखा और उसे लगा कि वे एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए बाकी सभी का ध्यान कोहरे की ओर बनाए रखा। अंततः विशालकाय पोकेमोन प्रकाश स्तंभ के पास पहुंचा और सबकी ओर घूरने लगा। बिल का अलाकाज़म तैयार था, किसी भी अप्रिय घटना की आशंका में। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। बिल उससे बात करना चाहता था लेकिन वह अपने शब्दों को नहीं ढूंढ पा रहा था, चाहे वह प्रशंसा का भाव हो या भय का। पोकेमोन ने अपना हाथ उठाया और अलाकाज़म चलने के लिए तैयार था, तभी पोकेमोन ने दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया और फिर एक मधुर ध्वनि निकाली। अब जब हर कोई उस पोकेमोन को अच्छी तरह से देख सकता था, तो उसकी एट्रीब्यूटें आश्चर्यजनक थीं। उसके शरीर पर छोटे छोटे निशान थे और पोकेमोन खुद बूढ़ा, बहुत बूढ़ा लग रहा था। ऐश और संभवतः येलो ने भी कुछ ऐसा कहते हुए सुना जिसका मोटे तौर पर अनुवाद ये था, मैं सोता हूँ। दोस्त चले गए, मैं बड़ा हो गया, नए दोस्त। ऐश उस जानकारी का मतलब नहीं समझ पा रहा था। जाहिर है, सोते समय कुछ हुआ था, लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा हो गया, यह विशालकाय जीव कहाँ सो रहा था? अगर यह खुले में था, तो जरूर कोई बेवकूफ होगा जिसने इसे पकड़ने की कोशिश की होगी। पोकेमोन उन्हें देखकर खुश लग रहा था, फिर एक बड़े बच्चे की तरह व्यवहार करने के बाद उसने एक और मधुर ध्वनि निकाली और वापस समुद्र में चला गया। इस समय बिल को होश आया और वह बोला, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन ड्रैगन ने या तो उसकी बात सुनी नहीं या फिर उसे अनदेखा करना चुना। क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ? बिल ने आखिरी कोशिश में चिल्लाकर कहा। जाने से पहले ड्रैगोनाइट ने एक और आवाज निकाली, बेशक हम दोस्त हैं। और देखते ही देखते वह विशालकाय पोकेमोन गायब हो गया। कुछ देर खड़े होकर जीवन के बारे में सोचने के बाद बिल ने आखिरकार अपने पोकेमोन को वापस कर दिया और अंदर जाकर बैठने के लिए मुड़ गया। बैठने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर उत्साहित दिखने लगा। यह मेरी सोच से भी कहीं अधिक शानदार था, मेरा शोध गलत था, यह मेरी सोच से कहीं अधिक बड़ा था। ओह कितना रोमांचक है, मुझे तुरंत ओक से संपर्क करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि बिल भाग पाता, ऐश ने उसे पकड़ लिया और कहा, ओक शायद अब तक सो रहा होगा, और तुम्हें भी सो जाना चाहिए, तुम तो अभी गिरने वाले लग रहे हो, आखिरी बार तुमने पूरे 8 घंटे की नींद कब ली थी? हमें 8 घंटे चाहिए, बिल ने पूछा। यार, क्या तुम कोई यूस्लेव कॉलेज स्टूडेंट हो? ऐश ने ये कहने से पहले ही समझ लिया कि उसने क्या कह दिया, मैंने तो खुद का ही मजाक उड़ा लिया। ब्रॉर ने देखा कि ऐश अपने मध्य जीवन के संकट से गुजर रहा है, इसलिए उसने बिल को भी पकड़ लिया और कहा, अच्छा होगा कि हम सब सो जाएं और तुम सुबह प्रोफेसर को फोन कर लेना। आप यहीं हैं, मैं आप सभी को आपके कमरों में ले चलता हूँ। बिल ने सबको एक खाली कमरा दिखाते हुए कहा, जिसमें ऐश को छोड़कर बाकी सभी चले गए। मैंने प्रोफेसर से तुम्हारी आदतों के बारे में सुना है, इसलिए जब तक तुम सो नहीं जाते, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। बिल ने उसे समझाने की कोशिश की, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह खुद भी यही करने वाला था, लेकिन आखिरकार वह मान गया और सो गया। लाइटहाउस से निकलने से पहले ऐश ने सोचा, आखिरकार, और चट्टान की ओर दोबारा देखते हुए उसने अपने पोकेमोन को शीतनिद्रा अवस्था से बाहर निकाला और उन सभी को खिलाने के लिए छोड़ दिया। खाना खाते समय उसने अपना कमरा खोलकर अपने लगाए हुए बेरोन को देखने का फैसला किया। आमतौर पर इस तरह के बेरोन को उगने में काफी समय लगता है, लेकिन वह वहां समय को तेज और धीमा कर सकता है, इसलिए पिछले कुछ महीनों से वे उग रहे हैं। हालांकि वे उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसे वास्तव में पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वे साधारण पोकेब्लॉक बनाने के लिए काफी अच्छे हैं। काश मैंने वनस्पति विज्ञान में माइनर डिग्री ली होती, लेकिन नहीं, मुझे रूसी सीखनी पड़ी। काश मुझे ठीक से बेरी और एप्रिकॉन उगाना और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करना आता, क्योंकि मैं आखिरकार खुद पोकेबॉल बनाना चाहती हूँ, तो ये सब कितना आसान हो जाता। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे पता है कि बॉल बनाना कहाँ से सीख सकती हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि चीजें उगाना कहाँ से शुरू करूँ।
मैंने किसी का ऑपरेशन करना तो सीख लिया है, लेकिन मैं कुछ साधारण बेरी भी ठीक से नहीं उगा सकती। ऐश उठा और उसने अपने चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। खैर, जो मैं कर सकता था और मुझे करना चाहिए था, उस पर रोने का कोई फायदा नहीं। मुझे सर्च के लिए योजना बनाना शुरू करना होगा, फिर यह सोचना होगा कि मैं उन शाश्वत विकास पत्थरों को कैसे हासिल करूंगा। अगले कुछ घंटों तक ऐश ने लेफ्टिनेंट सर्च की लड़ाइयों के लाइव स्ट्रीम देखे और नुकसान का हिसाब लगाया। उसे अपने पुराने भरोसेमंद कैलकुलेटर और नोटबुक की भी जरूरत पड़ी। योजना बनाने के बाद उसने देखा कि सूरज उग रहा था। ओह, बहुत बढ़िया। मैंने काफी समय से इस तरह पूरी रात जागकर नहीं बिताई है। खैर, मुझे लगता है कि मुझे पहले कुछ कॉफी बनानी चाहिए और फिर उन मीठे पैनकेक को खाना चाहिए ताकि मेरी नींद खुल जाए। उसके ज्यादातर पोकेमोन फिर से सो गए, इसलिए ऐश ने उन्हें वापस उनकी गेंदों में डाल दिया और सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए लाइट हाउस में वापस चला गया। आखिरकार सब लोग जाग गए और नीचे गए तो देखा कि ऐश अधनी नींद में कॉफी पी रहा था और पैनकेक बना रहा था। अरे सब लोग, अगर आप चाहें तो पैनकेक और कॉफी भी है, ऐश ने अब्रा के लिए एक और प्लेट लाते हुए कहा। अरे ऐश, तुम कितनी देर सोए? ब्रॉ ने पूछा, ये देखकर कि वह 3 कप कॉफी पी चुका था। मुझे नींद नहीं आई, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, ऐश ने पिकाचू को कैचअप देते हुए कहा। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि वह पूरी रात जागता रहा और ये देखने के लिए उसकी नोटबुक देखी कि वह किस तरह का शोध कर रहा था। फिर उसके नोट्स और गणनाओं की गहराई देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ तक कि बिल भी इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ये इतने विस्तृत क्यों हैं? आपने मेरे और मिस्टी के लिए तैयारी करने में आधी मेहनत भी क्यों नहीं की? ब्रॉ ने कहा। खैर, तुम दोनों के विपरीत, वह वास्तव में हेल्ड आइटम का उपयोग करता है और अपने पोकेमोन के ईवी को प्रशिक्षित करता है, तो तुम्हारा बहाना क्या है? ऐश ने सीधे सीधे कहा। मिस्टी और ब्रॉ ने दूसरी तरफ देखा और सीटी बजाई, जबकि येलो अब्रा और बिल के अलाकाज़म के साथ बैठ गई। खैर, बिल, इसके अलावा मुझे उस पोकेमोन के बारे में कुछ याद आया जिसे हमने देखा था, तुमने भी गौर किया होगा, वह बेहद बुरा लग रहा था। बिल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बस एक नज़र में ही मैं बता सकता था कि यह अब तक का सबसे पुराना पोकेमोन है जिसे मैंने देखा है, लेकिन आपका मतलब क्या है? खैर, एक नियम है, बर्गमैन का नियम, मूल रूप से ठंडी जगह पर रहने वाले जीव गर्मी को संरक्षित करने के लिए बड़े हो जाते हैं। मुझे लगा कि यह संभव है कि पोकेमोन किसी दूरस्थ और ठंडे क्षेत्र में शीत निद्रा में चला गया हो क्योंकि इसमें डायनामाक्स पोकेमोन की सामान्य एट्रीब्यूटें नहीं थी, सिवाय इसकी चमकती आंखों के। हाँ, ये निश्चित रूप से संभव है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यह शीत निद्रा में क्यों चला गया? क्योंकि अगर वह सो नहीं रहा होता तो कोई न कोई उसे पकड़ने की कोशिश जरूर करता, लेकिन किसी चीज ने उसे जगा दिया और वह जहां भी छिपा था वहां से निकल गया। बिल ने इस बारे में सोचा, ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प सिद्धांत है और इसमें कुछ आधार भी हैं। मुझे इस बारे में कुछ और शोधकर्ताओं से बात करनी होगी। हाँ, मैं प्रोफेसर जुनिपर से भी संपर्क करने की सलाह दूंगा क्योंकि यह उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में आता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इसी बीच अब्रा और अलाकाज़म का शो भी चल रहा है। अलाकाज़म पैनकेक खा रही थी तभी अब्रा ने कल से ही उसे परेशान करना जारी रखा, बड़े भाई, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि यह अजीब है। अलाकाज़म ने कहा। असंभव, मैं आपको बड़े भाई कहूंगी और आप मुझे छोटी बहन कह सकते हैं। अब्रा ने चंचल स्वर में कहा। रुको, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, वरना मैं तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। अलाकाज़म ने उस छोटे लोमड़ी जैसे पोकेमोन के खिलाफ साइकिक का इस्तेमाल करने के लिए लगभग तैयार होकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी बहन को इस तरह धमकाने की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अब्रा ने कहा, लेकिन अलाकाज़म बस खाली निगाहों से देखता रहा। ये छोटी बहन जानना चाहती है कि क्या तुम उस पोकेमोन की मदद कर सकते हो जो मालिक के पास है। अब्रा ने टेलीपोर्ट किया और बुल्बासोर को अपने साथ ले आई। क्या तुमने मुझे क्यों पकड़ा? मैं विनसोर से बात कर रही थी। चिंता मत करो छोटे भाई, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब्रा ने अलाकाज़म की ओर देखते हुए कहा, तुम भी तो देख रहे हो ना बड़े भाई। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि उसकी पीठ पर कली कमजोर है, मानो उसे लंबे समय से धूप नहीं मिली हो। अलाकाज़म ने एनालिसिस किया और बुल्बासुआर बस उलझन में दिख रहा था। देखो छोटे भाई, तुम्हारा माना कोर क्षतिग्रस्त हो गया है, उस सुंदरी की रक्षा करते समय ये कमजोर हो गया होगा जिसकी तुमने सेवा की थी। अब्रा ने कहा। रुको, 2 सवाल हैं। पहला, तुम इस तरह क्यों बोलते रहते हो? और दूसरा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी कली खराब हो गई है? बुल्बासौर ने पूछा। वैसे तो मैं भी पहले सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे सवाल का मतलब है कि अगर आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी करने में परेशानी होगी, और अगर आप इससे पहले खुद पर जोर डालते हैं तो आप अपने शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अलाकाज़म ने कहा। देखो छोटे भाई, तुम्हारा माना कोर क्षतिग्रस्त हो गया है, तुम अपनी क्षमता को कैसे पूरा करोगे और गिरी हुई माउंट हुआ संप्रदाय को बचाने के लिए बेर के फूल वाले संत कैसे बनोगे? अब्रा ने कहा।
बुल्बासोर और अलाकाज़म दोनों ने अब्रा की ओर देखा, फिर उसे अनदेखा करते हुए पूछा, तो मुझे इसे कैसे ठीक करना चाहिए? सबसे अजीब बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि यह पहले से ही बेहद तेजी से ठीक हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई बाहरी ऊर्जा है जो परिचित सी लगती है। जब तक आप धूप में रहते हैं, आप संभवतः 1 या 2 महीने में, या शायद उससे भी कम समय में ठीक हो जाएंगे। अलाकाज़म ने कहा, क्या ये शानदार नहीं है छोटे भाई, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे और सच्चे संत बन जाओगे। क्या तुम्हारी बड़ी बहन शानदार नहीं है? मैं अब तुम्हारी प्रशंसा स्वीकार करती हूँ। अब्रा ने कुछ होने की उम्मीद करते हुए कहा। बुल्बासोर और अलाकाज़म ने पहले अब्रा को देखा, फिर एक दूसरे को देखा और फिर आपस में बात करते हुए दूर जाने लगे। इस बीच येलो बस शो देख रही थी क्योंकि वह समझती थी कि यह आजकल के अधिकांश टीवी शो से बेहतर है। नोट: वैसे, क्या किसी के पास पोकेमोन के लिए कोई ऐसा नाम सुझाने का सुझाव है जिससे वे अपने ट्रेनर को मास्टर के अलावा किसी और नाम से पुकार सकें? मैंने यहाँ इसका इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अब्रा का मतलब बुक्सिया का मजाक उड़ाना है और यह उपयुक्त लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को ये कैसा लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाश्ते के बाद समूह में वापसी। सभी ने खाना खा लिया था और इस बार मिस्टी ने बर्तन साफ करने की पेशकश की। इसलिए ब्रो बिल से मुख्य रूप से वर्मिलियन सिटी का रास्ता पता करने के लिए बात कर रहा था, जिसने बताया कि यह लाइट हाउस से केवल कुछ घंटों की दूरी पर है। वे शायद दोपहर के भोजन से पहले वहां पहुंच सकते हैं। मिस्टी के वापस आने के बाद ब्रो ने सुझाव दिया कि उन्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और चले जाना चाहिए। मिस्टी इसके लिए तुरंत तैयार हो गई और येलो ने शो देखना पूरा किया। हमें रात भर रुकने देने के लिए धन्यवाद, मिस्टी ने कहा। वह इस बात से आभारी थी कि उसे एक और रात खुले में कैंप लगाकर नहीं बितानी पड़ी। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतने लंबे समय बाद मुझे अच्छे खाने के साथ अच्छी संगत मिली है। मुझे कुछ नई बातें सीखने को भी मिली, बिल ने ऐश की ओर मुड़ने से पहले कहा। ऐश, सर्ज के साथ आपको शुभकामनाएं। मुझे पता है कि आपने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन सर्ज को एक ऐसी दीवार के रूप में जाना जाता है जो अधिकांश ट्रेनर को हार मानने पर मजबूर कर देती है। वास्तव में, केवल 2 चुनौती देने वालों ने ही उसे पहले प्रयास में हराया है। मुझे यकीन है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे कौन हैं। ऐश मुस्कुराई और बोली, अच्छा, मुझे लगता है कि जब मैं जीतूंगी तो ये खुशी और भी बढ़ जाएगी। बिल भी मुस्कुराया और बोला, आप सभी का यहाँ हमेशा स्वागत है, और ऐश, अगर आपके सिद्धांत सही हैं तो मैं आपको इसका श्रेय जरूर दूंगा। धन्यवाद। हम शायद आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लें, लेकिन यह आपके लिए जरूरी नहीं है, ऐश ने कहा। आखिरकार मेरे पास पहले से ही बहुत सारा पैसा कमाने की योजना है। बिल ने सिर हिलाया और सभी लोग लाइट हाउस से दूर जाने लगे। वह अच्छा इंसान था, ब्रो ने कहा, और हमें वह शानदार पोकेमोन देखने को मिला। मुझे आश्चर्य है कि वह कहां से आया होगा, येलो ने कहा। और हम जल्द ही सभ्यता तक पहुंचने वाले हैं और मैं नहा पाऊंगी, मिस्टी ने बाकी सभी से ज्यादा उत्साहित होकर कहा। यह मत भूलना कि हम तुम्हारे लिए और कपड़े ला रहे हैं, सच में तुम लोगों से बदबू आने लगी है, ऐश ने कहा और थोड़ा जम्हाई ली। मिस्टी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पर चिल्लाना चाहती हो, लेकिन वह जानती थी कि वह सही कह रहा है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उनके पास हमारे जैसी कोई चीज है? सच कहूं तो शायद नहीं, वर्मिलियन एक बंदरगाह शहर है। अगर आपको अपने स्टाइल से मिलती जुलती कोई चीज चाहिए, तो मैं सेफ्रॉन का इंतजार करने की सलाह दूंगा क्योंकि यह कांटों का सबसे बड़ा शहर है। या फिर आपके और येलो के लिए शायद सेलाडॉन बेहतर रहेगा क्योंकि वहां महिलाओं के कपड़े बेहतर मिलते होंगे। लेकिन फिर यह भी हो सकता है कि उन्हें अभी अभी आपके शहर से माल मिला हो। खैर, आपको सर्च को हराने का कितना भरोसा है? ब्रॉर ने पूछा। अभी मेरी जो स्टेटस है, उसमें मेरे जीतने की संभावना शायद 10% है, लेकिन अगर मैं कुछ दिनों तक तैयारी कर लूं तो शायद 60% तक पहुंच सकती हूं। वे सभी आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे जीतने की संभावना इतनी कम है? येलो ने पूछा। खैर, जब तक हम सैफ्रॉन के डिपार्टमेंट स्टोर नहीं पहुंच जाते, तब तक मैं आरक्षित सामान नहीं खरीद सकता, इसलिए तब तक मैं नुकसान में हूं। कैंटो में असली चुनौती लेफ्टिनेंट सर्ज के जिम में ही थी। सिर्फ 2 जिम बैज होने के बावजूद, उसके पास इलेक्ट्रोड है जिसके पास फोकस सैश है, जो उसके पतले शरीर का फायदा उठाता है। उसके पास मैग्नेटोन है जिसके पास इवियोलाइट है, इलेक्टाब्स है जिसके पास ब्लैक बेल्ट है, और आखिर में लाइफ ऑर्ब वाला राइचू है। इसके अलावा, उसका जिम हमेशा बिजली से चलने वाला इलाका बनाता है, इसलिए उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करूंगा, लेकिन खैर, मेरी बातों को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों का क्या हाल है? क्या आप में से किसी के पास वर्मिलियन के लिए कोई योजना है? मैं इस साल की प्रजनन प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कुछ शोध कर रहा था। जहां तक मुझे पता है, अगले महीने तक किसी की घोषणा नहीं की गई है, ब्रॉर ने कहा। मैं बस बीच पर जाने वाली थी और फिर शायद कुछ और पोकेमोन पकड़ने के लिए मछली पकड़ने जाऊंगी, मिस्टी ने कहा। येलो चुपचाप खड़ी थी, उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह क्या करना चाहती है। वह जानती थी कि उसके पोकेमोन विकसित होना चाहते हैं, लेकिन उसे लड़ाई करना पसंद नहीं था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसके दोस्तों को चोट लग सकती है।
ऐश के ये शब्द सुनकर वो अपने विचारों से बाहर आ गई। अरे क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? उसकी ओर देखने पर पता चला कि ऐश उसके बगल में चल रहा था और ब्रॉयर और मिस्टी उनके आगे आगे चल रहे थे। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैं सोच रही थी कि आप सभी के अपने अपने लक्ष्य हैं, और फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। येलो ने उस्लेव होकर अपने पोकेबॉल्स को देखते हुए कहा। जो तुम कर रहे हो उसके बारे में अनिश्चित होना स्वाभाविक है, आखिर इसीलिए तो तुम मेरे साथ आए हो। मुझे यकीन है कि आखिरकार तुम्हें वो मिल ही जाएगा जो तुम करना चाहते हो, और हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। ऐश ने दिलासा भरे लहजे में कहा। ऐश की बात सुनकर वह खुश हो गई और बोली, धन्यवाद। कोई बात नहीं। ऐश ने ब्रॉयर और मिस्टी की ओर मुड़ने से पहले कहा, तुम जानते हो कि हमें उन्हें जल्द ही बताना ही होगा। मुझे पता है, लेकिन हम उन्हें कैसे बताएंगे? येलो ने कहा, विरिडियन के ज्यादातर बच्चे या तो मेरा मजाक उड़ाते थे या जब उन्हें पता चलता था तो मुझसे दूर रहने लगते थे। सबसे आसान तरीका तो ये होगा कि हम उन्हें दिखा दें कि हम दोनों के अलावा और भी लोग हैं, लेकिन हमें कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं पता जो ऐसा कर सके। ऐश ने कहा, लेकिन अभी इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें उन्हें बताने का कोई बेहतर तरीका मिल जाए तो हम जरूर ढूंढेंगे। कुछ घंटों बाद आखिरकार समूह वर्मिलियन पहुंच गया। आखिरकार ऐसा लग रहा है जैसे सेरुलियन को छोड़े हुए बहुत लंबा समय बीत गया हो। मिस्टी ने कहा, मैं बबल बात लेना चाहती हूँ। मुझे लॉन्ड्रोमेट जाना है, ब्रॉयर ने कहा। मैं शहर घूमना चाहती हूँ, येलो ने उत्साह से शहर के चारों ओर देखते हुए कहा। यह मत भूलना कि आपको कपड़े बदलने की जरूरत है, क्योंकि किसी कारणवश आप सभी को लगा कि कई महीनों तक चलने वाली यात्रा पर केवल एक जोड़ी कपड़ों के साथ जाना एक अच्छा विचार था। उन सभी ने शहर में घूमने और उस बंदरगाह को देखने का फैसला किया जहां एसएसएनी और एसएस एक्वा जहाज खड़े थे। वहां एक डिपार्टमेंटल बिल्डिंग भी थी जहां वे सभी कपड़े बदलने के लिए अंदर गए, लेकिन ऐश बाहर एक आइसक्रीम स्टैंड की ओर चला गया, मुख्य रूप से सर्ज के जिम को देखने के लिए। उसी समय लगभग 10 साल की उम्र के 3 चैलेंजर जिम से बाहर निकल रहे थे, कुछ थोड़े बड़े भी थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फिर हार गया, लेफ्टिनेंट कोई मजाक नहीं है, बच्चों में से एक ने कहा। हाँ, मैं तो उसके पहले पोकेमोन से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ, दूसरे बच्चे ने कहा। जिम के दरवाजे से सर्ज बाहर निकला, वह बहुत बड़ा और मांसल आदमी था। तुम तीनों को निराश नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक ही था कि तुम सब मुझसे हार गए। आखिर मेरे पास मेरे पोकेमोन युद्ध के समय से हैं। रहस्य यह है कि तुम्हें अपने पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग करना होगा, ऐसा करो और तुम भी लड़ाई में और शरीर से मेरे जितने ही ताकतवर हो जाओगे, सर्ज ने अपनी मांसपेशियों को दिखाते हुए कहा। सर्ज को बच्चों से बात करते देख वे सब मंत्रमुग्ध हो गए और जब वे जाने लगे तो तीसरे बच्चे ने कहा, वाह, वह कितना शानदार है। क्या तुमने सुना कि उसने कहा कि हम भी उसके जैसे बन सकते हैं? मैं अभी जाकर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अरे, मेरे घर पर सर्ज का प्रोटीन पाउडर का जार है, चलो वहां चलते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं। पहले बच्चे ने कहा, और फिर तीनों ने हवा में चिल्लाते हुए अपनी अपनी मस्ती करने के लिए दौड़ पड़े। तो ये है सर्ज। खैर, मैं कुछ अलग उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मैं ये पता लगा सकूं कि वो यहाँ बुराई का प्रतीक है या सिर्फ घमंडी। खैर, मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है पोकेमोन सेंटर में जाकर देखना कि कोई पोकेमोन मर तो नहीं रहा है। कुछ समय बाद हर कोई कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े लेकर बाहर आया जो उनके मूल पहनावे से काफी मिलते जुलते थे। क्या आप सब तैयार हैं? ऐश ने उन्हें पुकारा, साथ ही पिकाचू भी आइसक्रीम कोन पकड़े हुए खा रहा था। हाँ, तो अब चलो पोकेमोन सेंटर चलते हैं और खूब देर तक नहाते हैं, मिस्टी ने उत्साह से कहा और वे सब उसके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन रास्ते में ऐश की नजर एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ी। वह ट्रेनर को कुछ सामान बेच रही थी। उसने एक जानी पहचानी काली वन पीस ड्रेस और सफेद दस्ताने पहन रखे थे। ऐश तुरंत समझ गया कि यह कौन है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, उसने सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ओह, ये तो मजेदार होने वाला है। अरे दोस्तों, जाओ मैं जिम में जाकर देखता हूँ कि क्या मुझे सर्च किसी से लड़ते हुए मिल जाता है, ऐश ने वहां से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। जरूर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी एक कमरा आरक्षित कर दूं? ब्रॉयर ने पूछा। हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो यह अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो हम समुद्र तट पर मिलते हैं, मिस्टी ने बीच में टोकते हुए कहा। मुझे अभी भी येलो को समुद्र तट पर उसका पहला अनुभव कराना है। ब्रॉयर और ऐश ने एक दूसरे को देखा और फिर मिस्टी की ओर मुड़कर कहा। शब्दों का चयन दोनों ने एक साथ कहा। मिस्टी को भी शर्म से लाल होने और येलो का बचाव करने में एक पल लगा, और येलो को समझ नहीं आया। खैर, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी, मेरे पास मेरा स्विमसूट पहले से ही है, वहीं मिलते हैं। और ब्रॉयर, येलो को मिस्टी से बचाना। मैं करूंगा, मिस्टी को येलो का पहला स्थान नहीं लेने दे सकता, ब्रॉयर ने कहा जब ऐश जा रहा था और मिस्टी खुद का बचाव करने की कोशिश कर रही थी। तकनीकी तौर पर ऐश झूठ नहीं बोल रहा था, वह जिम की दिशा में ही जा रहा था। बस उसकी मंजिल एक जानी पहचानी लड़की का स्टॉल था। उसका पूरा नाम ग्रीनलीफ था, लेकिन इस समय अपने भेष में वह मैडम ब्लू के नाम से जानी जाती थी। फ्लैशबैक नो जुत्सु। जब वे लगभग 6 साल के थे, तब सप्ताहांत के दौरान जब सभी को छुट्टी मिलती थी, तो वह अपने सामान्य पहनावे से अलग होकर खुद को ब्लू के रूप में घोषित करती थी।
पहली बार ऐसा बैरी के साथ हुआ जब वह पोकेबॉल खरीद रहा था, हालांकि वे सिर्फ खिलौने थे। समय के साथ साथ दूसरे बच्चे भी उसके खास चैप्टर में फंस गए और उसने उन सभी को ठग लिया। उसने बैरी के साथ ऐसा करने की कोशिश सिर्फ अपनी कक्षा के बच्चों से की, क्योंकि हर कोई जान जाता कि यह वही कर रही है। कुछ समय बाद उसने सिल्वर को अपनी मदद करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। चूंकि उस समय कुछ अन्य छात्रों ने भी उसके चमचे बनकर उसकी सेवा करने का फैसला किया था, इसलिए उन्होंने मुफ्त में ऐसा करने की पेशकश की, लेकिन सिल्वर हमेशा उन्हें अपनी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी रकम देता था। मुझे आश्चर्य है कि क्यों, जिससे और भी लोग जुड़ गए और ग्रीन ने उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त घोषित कर दिया, मुख्य रूप से अपने चमचों का इस्तेमाल करके और अधिक लाभ कमाने के लिए। हैरानी की बात यह थी कि सिल्वर ने उसकी दोस्ती को ठुकराया नहीं, लेकिन उसने कभी यह बात मानी भी नहीं। इसी वजह से सिल्वर और ऐश के बीच कुछ हद तक दोस्ती हो गई। योजक चिन्ह। वर्तमान में वापस। ब्लू ने एडवेंचर्स मंगा वाली अपनी पोशाक पहनी हुई थी और वह फिलहाल पहले वाले बच्चों को बहला फुसलाकर उनसे कुछ सामान खरीदने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हारा मतलब है कि इन चीजों से हम सर्च जैसे बन जाएंगे? तीसरे बच्चे ने कहा। बेशक, आपने वो चीजें नहीं देखी जो सर्च के पास थी। मैं आपको वैसी ही असर वाली चीजें दे सकता हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं है तो इसे देखिए। ग्रीन ने थंडर बैज निकालते हुए और उसे दिखाते हुए कहा। बच्चों ने बैज को प्रशंसा से देखा। वाह, आप जीत गए। सर्च कितना ताकतवर है। बच्चा 2। ये आइटम ही है, आपको बस इतना करना है कि अपने पोकेमोन को इन्हें पकड़ने दें और फिर इसके फायदों को देखें। तीनों बच्चों ने तुरंत अपनी क्षमता के अनुसार जितनी हो सके उतनी चीजें खरीद ली। अब इन चीजों और हमारे ट्रेनिंग के साथ हम सब अजय हो जाएंगे, पहले बच्चे ने कहा, और तीनों ने हवा में चिल्लाते हुए दौड़ लगाए। ग्रीन ने पैसे लिए और अपने अगले शिकार की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तभी उसने मुड़कर देखा तो एक आदमी खुली हुई लोलन कमीज और स्विमिंग ट्रंक पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक पुआल की टोपी थी, उसके बगल में एक थैला था और उसके पास एक निडोरान था। पोकेमोन को देखकर उसे मौका मिला और उसने एक निडोरान को छोड़ा और उसे बैंगनी निडोरान दिखाया। निडोरान के पास आए और प्रेम में डूबी युवती की तरह व्यवहार करने लगी और उससे लिपट गई। वाह, ऐसा लगता है जैसे वे प्यार में हैं। लगता है ये किस्मत की बात है कि हम एक दूसरे से मिले, ग्रीन ने बड़े ही आकर्षक अंदाज में कहा। मुझे लगता है हमें उन्हें साथ रहने देना चाहिए, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियां उसके सीने पर फेर दी। कैसा रहेगा? हम, ग्रीन ने बेहद मोहक स्वर में धीरे से कहा और झटपट एक पोकेबॉल निकालते हुए बोली, पोकेमोन की अदला बदली कर लें। हम नहीं चाहेंगे कि ये प्रेमी जोड़े अलग हों, है ना? आप भी तो अपने पोकेमोन को खुश देखना चाहेंगे। वह आदमी चुप रहा, फिर आगे बढ़ा। ग्रीन को लगा कि वह पोकेबॉल लेने जा रहा है, लेकिन तभी अचानक उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। अगर वे साथ रहना चाहते हैं, तो क्या हमें भी साथ रहना चाहिए? फिर न तो वे अलग होंगे और न ही हम। ये सुनकर ग्रीन शर्मा गई। अरे रुको, तुम क्या बात कर रहे हो? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। ग्रीन ने कहा कि उसका पहले वाला व्यक्तित्व एकदम उलट गया। ओह, क्या आपको मैडम ब्लू याद नहीं है? या क्या मुझे आपका दूसरा नाम इस्तेमाल करना चाहिए? हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस आदमी ने कहा और फिर अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी टोपी की ओर बढ़ाया और उसे उतार कर दिखाया। ऐश। ग्रीन एक्स ये समझने की कोशिश में क्रैश हो गया कि अभी क्या हुआ, फिर होश में आते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्लू, या मुझे ग्रीन कहना चाहिए। ऐश, क्या तुम मुझे जाने दोगे? ग्रीन ने कहा, अरे, क्या मुझे करना ही पड़ेगा? मैं तो यहाँ आराम से हूँ। वैसे मुझे तुम्हारी नई ड्रेस बहुत पसंद आई, ये धोखेबाज को पूरी तरह से दर्शाती है। ऐश ने कहा, अरे, बस जाने दो, वैसे भी तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ग्रीन ने कहा। ऐश ने ऐसे अभिनय किया जैसे यह उसके द्वारा किया गया अब तक का सबसे कठिन काम हो और उसने कहा, क्यों? तुम्हें ये पसंद है? अरे, तुम हमेशा ऐसे ही बर्ताव करते हो, थोड़ी देर के लिए गंभीर होने की कोशिश करो, ग्रीन ने कहा, ये जानते हुए कि ऐश कभी कभी कितना चंचल व्यवहार करता था। ये बात वह व्यक्ति कह रहा है जो अनजान यात्रियों को बहकाने और उनकी जीवन भर की बचत को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ऐश ने ग्रीन पर पलटवार करते हुए कहा। अगर एक खूबसूरत लड़की के कुछ शब्द ही काफी थे तो वे इसके लायक नहीं थे, ग्रीन ने खुद का बचाव करने की एक कमजोर कोशिश में कहा। ओह, मुझे नहीं पता, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती तो शायद मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाती, ऐश ने कहा। हाँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन यह मत सोचो कि कुछ मीठे शब्दों से तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा, ग्रीन ने कहा। हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि वे अभी भी नकली सामान बेच रहे हैं। मेरी सभी वस्तुएं उच्चतम गुणवत्ता की हैं, जिसकी सराहना केवल सच्चे और मजबूत ट्रेनर ही कर सकते हैं, हालांकि आप इसे नहीं समझ पाएंगे, ग्रीन ने मुड़ते हुए कहा। हाँ, हाँ, अक्षम ट्रेनर की बात करें तो क्या आपने गैरी को कहीं देखा है? ऐश ने पूछा। ग्रीन ने पीछे मुड़कर कहा, खैर, वह फिलहाल इस बात से उबरने की कोशिश कर रहा है कि वह सच से फिर हार गया। उसके साथ यही होना चाहिए था, वह उससे लगातार 3 बार हार चुका है। तो फिर आपका क्या कहना है? बुरा मत मानना, लेकिन ये बैज नकली है, ये बात तो सरासर आपत्तिजनक है ना?
वाह, कम से कम मुझ पर थोड़ा भरोसा तो कर सकते थे। मुझे बुरा लगा, 37 साल की उम्र में कभी नहीं। हाँ, यह नकली है, लेकिन इससे लोगों को ठगना आसान हो जाता है। मुझे लगातार दूसरी बार नुकसान हुआ है। हालांकि इसका मुख्य कारण यह है कि मैं कुछ चीजों और पोकेमोन में व्यस्त था। हाँ हाँ, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। वैसे अंदाजा लगाओ मुझे कौन मिला, एक बेचारी परित्यक्त पीली कुतिया। ऐश ने फिर से अपने चंचल स्वर में कहा। ओह, मुझे कितना दुख हुआ जब मैंने इतनी कमजोर मासूम कुतिया को जंगल में अकेले भटकते देखा, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले लिया। सच में, मुझे लगा था कि वो अभी भी विरिडियन में होगी। अच्छी बात है। फिर वो कहाँ है? ग्रीन ने कहा, तुम्हारा पिकाचू कहाँ है? क्या तुमने उसे छोड़ दिया? वह पोकेमोन सेंटर गई थी, वह यहाँ बीच पर आने वाली थी, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। ऐश ने अपना बैग फाड़ते हुए कहा और उसमें से एक छोटा सा चूहा निकला। पिका, अच्छा, शायद मैं वहां जाकर तुमसे मिलूं। मैं अब भी देखना चाहता हूं कि गैरी के समर्थक उसे खुश करने की कोशिश कैसे करते हैं। ओह, क्या मेरी प्रेम निवेदन की कोशिश नाकाम हो गई? अब मैं ये गुलदस्ता किसे दूंगी? ऐश ने बीच में 3 मूनस्टोन लगे कुछ फूल निकालते हुए कहा। ग्रीन को मूनस्टोन देखकर हैरानी हुई। खैर, मुझे लगता है कि इतने सच्चे प्यार के इजहार को ठुकराना असभ्य होगा, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। ऐश को मूनस्टोन की परवाह नहीं थी, उसके पास अभी भी लगभग 20 बचे थे, इसलिए उसने उसे दे दिए। ठीक है, ले लो, आखिर तुमने मेरा दिल तो तोड़ ही दिया है। ऐश ने अति नाटकीय लहजे में कहा, लगता है मैं समुद्र किनारे जाकर अपने गम भुला लूंगी। तो फिर मिलते हैं। ऐश ने खुद को संभाला, अपने सामान्य लहजे में बात की और समुद्र तट की ओर चल पड़ा। ग्रीन ने उसकी हालत को जानते हुए आह भरी और लोगों को ठगने के लिए एक नई जगह की तलाश करने से पहले मूनस्टोन का गुलदस्ता अपने बैग में रख लिया। कुछ मिनट बाद ऐश समुद्र तट पर इधर उधर घूमते हुए चारों ओर देख रहा था, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह एक तरह का मसल जिम था जिसमें एक वर्कआउट स्टेशन था जिसका उपयोग कई लोग कर रहे थे। गैरी बीच के दूसरी तरफ ट्रेनिंग कर रहा था जबकि उसकी चीयरलीडर्स पानी में खेल रही थी। उसने अपने पोकेमोन को भी बाहर निकाला और पोलीबॉल को पानी में तैरने के लिए कहा, खासकर ये देखने के लिए कि क्या वह विकसित होगा। अगर वह विकसित हो जाता तो उसे गहरे पानी में नहीं जाना पड़ता। लेकिन परिणाम नकारात्मक रहा, इसलिए उसे बाद में गहरे समुद्र में जाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने ब्रॉ को उसे पुकारते हुए सुना, हे ऐश, उम्मीद है हमें ज्यादा देर नहीं लगी होगी। ब्रॉ ने नीले रंग का स्विमसूट पहना हुआ था और उसने शर्ट नहीं पहनी थी जिससे उसकी मांसपेशियां दिख रही थी जो उसने रॉक क्लाइंबिंग से बनाई थी। ऐश दुबला पतला तो नहीं था, लेकिन मांसपेशियों वाला भी नहीं था। उसके पेट की मांसपेशियां दिखने लगी हैं, लेकिन शर्ट पहनने पर वह अभी भी पतला ही दिखेगा। हे मेरे दोस्त, लड़कियां कहाँ हैं? ऐश ने पुआल की टोपी वापस पहनते हुए पूछा। वहीं पिकाचू ने और आइसक्रीम ली। ब्रॉ ने कहा, उन्होंने कहा कि वे हमसे मिलेंगे। येलो के पास स्विमसूट नहीं था और वह इतनी छोटी है कि मिस्टी का स्विमसूट उधार नहीं ले सकती थी। खैर, जो भी हो, अगर आप पानी में उतरना चाहते हैं या कसरत करना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप मेरी मदद करें, ऐश ने कहा और भीड़ से घिरे जिम की ओर इशारा किया। ब्रॉ ने उधर देखा तो पाया कि उपकरण के पास कम से कम एक लड़की थी, और उसने तुरंत ऐश को अपने साथ खींच लिया। माचोक भी उनके साथ शामिल हो गया। कुछ समय बाद वे किसी तरह एक भारोत्तोलन प्रतियोगिता में शामिल हो गए, क्योंकि ब्रॉ कुछ लड़कियों को प्रभावित करना चाहता था। ऐश धोखा दे सकता था और ऑरा एनहांसमेंट का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ब्रॉ को पहला स्थान मिला और ऑरा के बिना ऐश चौथे स्थान पर रहा। इसके बाद ब्रॉ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने चला गया। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग हमारे बिना पानी में नहीं उतरे होगे, मिस्टी की आवाज उसके पीछे से आई। मुड़कर देखने पर उसने मिस्टी को उसके मशहूर नीले रंग के 2 पीस स्विमसूट में और येलो को एक ऐसे स्विमसूट में देखा जो किसी स्कूल के 1 पीस स्विमसूट जैसा लग रहा था, भले ही उसे यह पता न हो कि वह क्या होता है। नहीं, ब्रॉ और मैं बस कसरत कर रहे थे, फिर वह चला गया और मुझसे छेड़छाड़ करने लगा, ऐश ने कहा। चलो फिर पानी में चलते हैं, मिस्टी ने ऐश और येलो दोनों की बाहें पकड़ते हुए कहा और पानी की ओर दौड़ने लगी। बहुत ठंड है, हाहा, क्या ब्रॉ आ रहा है? येलो ने कहा। समुद्र तट पर इतनी सारी लड़कियों को देखते हुए, मेरा मानना है कि उसे 10-15 मिनट का समय दें, और वह पानी में कूद जाएगा और पानी में मौजूद लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेगा। मिस्टी और येलो ने तो अपने पोकेमोन को बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाकी सभी के पोकेमोन बीच पर आराम कर रहे थे या वापस बॉल में चले गए थे। लेकिन स्क्विर्टल ने बीच पर मौजूद सभी पर पानी छिड़का, माचोप अभी भी कसरत कर रहा था। पानी में रहने वाले पोकेमोन पानी में चले गए, और बाकी सब धूप में आराम कर रहे थे। दिन का बाकी समय धूप में मस्ती करने में बीता, चाहे पानी में खेलना हो या रेत में, या ब्रॉ को बार बार अस्वीकार होते देखना हो। अंततः दिन समाप्त हो गया और वे नहाने और रात का खाना खाने के लिए पोकेमोन सेंटर वापस चले गए। केंद्र में सभी लोग आराम करने के लिए बैठ गए। हमें फिर से कुछ ऐसा ही करना चाहिए, येलो ने कहा, मानो उसमें पहले से कहीं अधिक ऊर्जा आ गई हो। हाँ, शायद कम दिल टूटने के साथ, ब्रॉ ने कोने में रोते हुए कहा। तो फिर इतनी बेताबी मत दिखाओ, मिस्टी ने उसे टोकते हुए कहा।
खैर, आराम करने का मौका मिला तो अच्छा लगा, लेकिन कल से फिर से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। मैंने जीतने की रणनीति तो बना ली है, लेकिन इसमें कुछ दिन लगेंगे। ऐश ने अपने पोकेमोन को खाना खिलाते हुए कहा। येलो मदद कर रही थी तभी उसकी नज़र किसी बात पर पड़ी। अरे, माचोप कहाँ है? इस बीच समुद्र तट पर वापस माचॉप वजन उठा रहा था और उसे समय का भी पता नहीं था। समुद्र तट से मचॉप को वापस लाने के बाद ऐश ने सबको खाना खिलाया और फिर जल्दी सो गया क्योंकि उसे अभी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। अब्रा, मचॉप, बुल्बासौर, स्क्विर्टल और पिकाचू अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए वे चुपके से कमरे में घुस आए और ऐश के साथ बिस्तर पर लेट गए। सुबह पिकाचू ने उसे जगाया क्योंकि वह अलार्म बजने के बाद भी सोता रहा था और उसने उसे जोर का झटका दिया। तो वह अनिच्छा से उठा और बिजली वाले चूहे की मांग मानकर उसे खाना खिलाया। साथ ही उसने अपने लिए चुपके से कॉफी भी बनाई क्योंकि ब्रो अब भी उसे ज्यादा कैफीन पीने से मना करता है। उसकी बात करें तो वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, इसलिए जॉय से अनुमति लेने और एक अतिरिक्त चाबी लेने के बाद वह अंदर गया और देखा कि कल खुद पर इतना दबाव डालने के कारण उसके शरीर में दर्द हो रहा था। हे ऐश, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? ब्रो ने शर्माते हुए कहा। तुम अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करते हो? मैंने सुना है कि लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसका मतलब शरीर को बर्बाद करना नहीं होता। ऐश ने ब्रो को अपने कंधे पर उठाते हुए और उसे नीचे उतारते हुए कहा। ये देखकर लड़कियां उसके लिए चिंतित हो गईं। क्या तुम ठीक हो? येलो ने सबसे पहले बात की। क्या तुम असली जवाब सुनना चाहते हो या वो जवाब जो तुम सुनना चाहते हो? ब्रो ने कहा जब ऐश ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। इससे हमारे अधिकतर सवालों के जवाब मिल गए, मिस्टी ने कहा। सच कहूं तो सामान्य परिस्थितियों में ऐश ब्रो को उसके तस्कों के परिणामों के साथ जीने देता, लेकिन अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वह शायद 3 दिनों के लिए काम करने में असमर्थ हो जाएगा और उसे ट्रेनिंग के लिए उसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने इसे ठीक करने का फैसला किया। लो, मैं तुम्हें मालिश देता हूँ। मैं हमेशा अपनी माँ को मालिश देता था और वह हमेशा कहती थी कि काम पर लंबे दिन के बाद इससे उन्हें आराम मिलता था। ऐश ने ब्रो के पीछे जाकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। सबको लगा कि ऐश की माँ बस प्यार जता रही है और ऐश तो बच्चा है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा जब तक कि ब्रो को अचानक राहत का एक जबरदस्त एहसास नहीं हुआ। उसकी पीठ से सुकून भरी चटकने की आवाजें आने लगी और ब्रो को बस मीठी राहत का एहसास होता रहा। हाँ, ऐश ने उसे मालिश देने के लिए ऑरा का इस्तेमाल किया। मुझे ऐसे मत देखो जैसे इसका मतलब यह है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। वैसे भी बचपन में ऑरा हीलिंग का अभ्यास करने का यही एकमात्र तरीका था। तुमने ये कैसे किया? ब्रो उठते हुए बोला, जिससे मिस्टी और येलो दोनों हैरान रह गए। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछली बार की तुलना में दुगना प्रयास कर सकता हूँ। पहली बात तो मैंने तुमसे कही थी कि मैं अपनी माँ की रोज मालिश करता था। मैं इसमें काफी अच्छा हो गया था। दूसरी बात, ऐसा मत करो, सबको मालिश मिलती है और मैं तुम्हें एक और मालिश नहीं देने वाला। ऐश ने कहा। हे ऐश, नहीं। नाश्ते के बाद सभी लोग अभ्यास करने के लिए बाहर चले गए। ऐश सर्च के लिए जिन पोकेमोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, वे थे वीपिनबेल, ग्लूम, निडोरान और माचोप या संभवतः पिकाचू। लेकिन ऐसा संभव भी नहीं था क्योंकि अगर वह हार जाता है तो उसके विकसित होने की संभावना शून्य हो जाती है। लेकिन अगर उसे लगता है कि उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह रियाचू से कमजोर था, तो वह विकसित नहीं होगा। वैसे तो वो इस बारे में बाद में सोच सकता है, लेकिन वीपिनबेल और ग्लूम की बात करें तो अब जब उसके पास बुल्बासौर है तो उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगेगी। उनके लिए आगे की योजनाएं अभी भी हैं, लेकिन बुल्बासौर के विकसित होने के बाद वह उन्हें ओक के पास भेज सकता है और विशिष्ट लड़ाइयों के दौरान उन्हें बाहर निकाल सकता है। निडोरान और माचोप भी लगभग विकसित होने ही वाले थे, उन्हें बस एक धक्के की जरूरत थी। जहां तक उसके दो जिद्दी पोकेमोन की बात है, उसे अभी तक समझ नहीं आया कि वे विकसित क्यों नहीं हुए। हाँ, येलो का कैटरपी अभी तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उसने उसे सिर्फ एक दिन ही ट्रेनिंग दी है। खैर, वह उसे ट्रेनिंग देता रहेगा और अगर वह वीडल से पहले विकसित हो गया तो फिर हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐश ने फिर भी अपने सभी पोकेमोन को छोड़कर उनकी स्टेटस समझाने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, हम अगले जिम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। अब इससे पहले कि आप चिल्लाना शुरू करें, आप जानते हैं कि आप कौन हैं। यह एक इलेक्ट्रिक जिम है, इसलिए द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेज से फियोरो और पिज्जियोटो, आप दोनों फिर से बाहर हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि अगला जिम पूरी तरह से तुम्हारा होगा। फेरो फिर से गुस्से में आ रहा था क्योंकि वह एक अच्छी लड़ाई के लिए बेताब था। उसे पिज्जियोटो को हराना पसंद था, लेकिन अगर आप अपना पसंदीदा खाना रोज खाते हैं तो आप भी उससे ऊब जाते हैं। उसकी आखिरी अच्छी लड़ाई एजे के साथ हुई थी। तब से वह सिर्फ कुछ जंगली पोकेमोन से ही लड़ रहा था। लेकिन वह बेवकूफ भी नहीं था, वह जानता था कि बिजली के माहिर से लड़ाई में वह एक बोझ बन सकता है। ये देखकर कि फेरो कोई हंगामा नहीं करने वाला है, ऐश ने आगे कहा, ठीक है, तुम लोग अब तक सब कुछ समझ चुके हो। तुम अपना रोज का काम कर सकते हो और जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ दांव सिखाऊंगा। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो किसी को ढूंढो और उसके सिर फोड़ दो।
सभी ने क्लैफरी से प्राप्त गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ अपना सामान्य ईवी ट्रेनिंग किया। ऐश ने नए सदस्यों को एक तरफ बुलाया, जहां अब्रा तेजी से टेलीपोर्ट करने और बड़े समूहों को टेलीपोर्ट करने का अभ्यास कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि वह किसी और चीज का ट्रेनिंग क्यों नहीं ले रही है, और इसका कारण यह है कि ऐश कांटों में अब्रा का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा है। उसे जोहो में उपयोग किया जाएगा, इसलिए फिलहाल वह ऐश की योजना के लिए टेलीपोर्ट का अभ्यास कर रही है। बुल्बासौर स्पेशल अटैक और एचपी पर भी काम करेगा, जिससे अंततः पॉलीवहरल को दर्द साझा करने के लिए कोई मिल जाएगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पॉलीवहरल ने फिजिकल अटैक पर भी काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर स्क्विर्टल के साथ भी वही समस्या है जो निडोरान लाइन के साथ है, जहां निडोकिंग का फिजिकल अटैक थोड़ा बेहतर है लेकिन स्पेशल मूव्स बेहतर हैं। वहीं ब्लास्टोइस के साथ ठीक विपरीत समस्या है, लेकिन निडोकिंग के विपरीत दोनों का उपयोग करना संभव है, निडोकिंग के बेकार फिजिकल मूव्स के विपरीत। इसलिए स्क्विर्टल पोलिवल और बुल्बासौर के साथ जुड़ जाएगा और फिलहाल स्पेशल अटैक पर ध्यान केंद्रित करेगा। अपने ट्रेनिंग के दौरान माचोप और ब्रॉ के जियोड्यूड ने आपस में मुकाबला करना चाहा, इसलिए हर कोई ये देखने के लिए उनके फेट के द्वंद्व को देखना चाहता था कि श्रेष्ठ भाई कौन है। ब्रॉ ने मैच की निगरानी करने का विकल्प चुना, जिसे उन्होंने एक नकली लड़ाई के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। ब्रॉ ने उल्टी गिनती शुरू की, 3, 2, 1 शुरू करो। ब्रॉ के ऐसा कहते ही दोनों पोकेमोन तुरंत एक दूसरे की ओर दौड़े और एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। दोनों ने एक दूसरे के गाल पर मुक्के मारे, लेकिन इससे किसी ने भी हार नहीं मानी। लगभग एक साथ वे पीछे हट गए। जियोड्यूड भी ब्रॉ के साथ ट्रेनिंग ले रहा था और उसे एक मजबूत शारीरिक रक्षक बना दिया था, इसलिए वे अभी भी एक दूसरे को समान रूप से नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। जियोड्यूड ने मिट्टी में हाथ डाला और रॉक थ्रो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कुछ पत्थर निकाले, उन्हें माचोप पर फेंका और फिर लुढ़कते हुए आगे बढ़ गया। माचोप ने बचने के बारे में सोचा भी नहीं, चाहे नोगार की वजह से हो या अपने सम्मान की वजह से। वह इसके बजाय तैयार हो गया और पहले वाले को मुक्का मारकर तोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया और उसे बल्ले की तरह इस्तेमाल करते हुए जियोड्यूड पर हमला कर दिया। जियोड्यूड ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और ऐसा करते हुए उसने माचोप के हाथों में मौजूद चट्टान को तोड़ दिया, इसलिए माचोप को जियोड्यूड को पकड़कर रखना पड़ा, हालांकि लगातार घूमने से उसे जलन होने लगी थी। माचोप ने उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया और एक भूकंपीय उछाल का इस्तेमाल करके जियोड्यूड को लगभग 15 फीट हवा में उछाल दिया। इसी बीच उसने अपने दोनों हाथों को बर्फ से ढकना शुरू कर दिया, चाहे जियोड्यूड को मारने के लिए हो या उन्हें ठंडा करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह तैयार हो गया। जियोड्यूड ने घूमना छोड़ दिया और खुद को संभालना शुरू कर दिया तथा अपनी बाहों को कस लिया। वे दोनों जानते थे कि क्या होने वाला है और वे दोनों यही चाहते थे। जैसे ही जियोड्यूड गिरा, उसने अपनी बाहों को तेजी से घुमाया और एक मुक्का मारा। उसी समय माचोप ने भी एक और मुक्का मारा। दोनों को एक दूसरे के मुक्के का झटका महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक के बाद एक कई मुक्के बरसाए। दोनों इतनी तेजी से मुक्के मार रहे थे कि उनकी मुट्ठियां दिखना मुश्किल हो रहा था, हालांकि यह साफ था कि जियोड्यूड ही पीछे धकेला जा रहा था। तभी जियोड्यूड चमकने लगा और बढ़ने लगा, और इस दौरान उसने मुक्के मारना बंद नहीं किया। फिर उसकी 2 और भुजाएं निकल आईं और वह एक ग्रैवलर में बदल गया। ग्रैवलर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और माचोप के खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए अपनी बाकी 2 भुजाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कारगर साबित हो रहा था। हालांकि माचोप तेज और ताकतवर था, लेकिन अतिरिक्त मुट्ठियां उसे पीछे धकेल रही थीं, और उसे रक्षात्मक मुद्रा में आना पसंद नहीं था। वह अपने खून में उबाल महसूस कर रहा था, तभी वह भी चमकने लगा और ग्रैवलर से भी लंबा होकर माचोप में बदल गया। जैसे ही उसका विकास हुआ, उसने दबाव भी बढ़ाना शुरू कर दिया। चूंकि दोनों बराबरी पर थे, इसलिए उनके मुक्के लगातार चलते और टकराते रहे। इस समय तक माचोप की मुट्ठी से बर्फ हट चुकी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को लगभग एक जैसा नुकसान पहुंचा रहे थे। वे बिना किसी तकनीक के, केवल अपनी ताकत के बल पर इसी तरह लड़ते रहे। यह एक तरह से काव्यात्मक था, लेकिन हर चीज का अंत होना ही था। इसलिए माचोप ने अपनी हथेलियों को फैलाकर ग्रैवलर को लगभग 5 फीट पीछे धकेल दिया। हालांकि माचोप उसकी ओर कूदा और एक नया दांव, क्रॉस चॉप, एक्स आकार में इस्तेमाल किया। ग्रैवलर ने हार मानने से इनकार कर दिया और चारों हाथों से ब्रिक ब्रेक लगाकर पलटवार करने की कोशिश की। दोनों ने अपने दांव सफलतापूर्वक खेले और माचोक एक घुटने के बल दूसरी तरफ गिर पड़ा। ग्रैवलर के गिरने तक कोई नहीं हिला। माचोक ग्रैवलर के शरीर के पास गया, अपना हाथ उठाया और उसे उठने का इशारा किया, जिसे ग्रैवलर ने स्वीकार कर लिया। फिर ग्रैवलर ने माचोक का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाया, जिस पर ब्रॉ ने माचोक की जीत की घोषणा कर दी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, तुम दोनों का विकास भी हुआ। अब तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, दोपहर के भोजन का समय होने वाला है। माचोक और ग्रेवेलर ने एक दूसरे को आराम करने के लिए किनारे तक वापस जाने में मदद की, और ऐश ने उन दोनों को देखा। योजक चिन्ह, मचोक एम, क्षमता, नो गार्ड गट्स छिपी हुई क्षमता। मूव्स, रोलिंग किक, बुलेट पंच, सीस्मिक टॉस, बल्क अप, पावर अप पंच, फायर पंच, आइस पंच, थंडर पंच, नॉक ऑफ, क्रॉस चॉप। चैंपियन उत्परिवर्तन, योजक चिन्ह, ग्रैवलर एम, क्षमता, मजबूत। वर्तमान चालें,
डिफेंस स्कल, रोल आउट, रॉक टूम, स्टोन एज, ब्रिक ब्रेक, रॉक थ्रो, रॉक ब्लास्ट, सैंडस्टॉर्म। योजक चिन्ह, दोनों ही अपग्रेड बुरे नहीं हैं और ब्रॉयर ने अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐश ने सोचा और अपने सभी पोकेमोन के लिए खाना और पोकेब्लॉक्स तैयार करने के लिए उसे एक तरफ रख दिया और इसी तरह ट्रेनिंग का पहला दिन समाप्त हो गया। अगले कुछ दिनों तक पोकेमोन को ट्रेनिंग दी गई और कुछ और लड़ाइयां हुई, लेकिन उसके बाद किसी का भी विकास नहीं हुआ और फिर भी उसका बड़ा कीड़ा और मछली भी विकसित होने से इनकार कर रहे थे, लेकिन वे विकास के करीब पहुंच रहे थे। बेशक येलो और मिस्टी भी उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, जिससे उनकी प्रस्पीड में काफी मदद मिली। ट्रेनिंग के कुछ दिनों के दौरान ग्रीन कहीं भी नजर नहीं आया। संभवतः वह शहर के दूसरे छोर पर कुछ और लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुलाकात गैरी से हुई, लेकिन बातचीत का सार यही था कि यश ने उसे हारने के बारे में चिढ़ाया और गैरी ने किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। ट्रेनिंग के अंत तक उसने अपने पोकेमोन को कुछ मूव्स सिखा दिए थे। सबसे पहले सभी को प्रोटेक्ट सीखना था, क्योंकि क्यों नहीं। पॉलीभरल ने सब्स्टिट्यूट सीखा, ग्लूम ने एनर्जी बॉल, सनी डे और सोलर बीम सीखा और वीपिनबेल ने भी यही सीखा, लेकिन साथ ही नॉक ऑफ भी। वीपिनबेल ने अपना कॉम्बो मूव भी बनाया जिसे फ्लाई ट्रैप मेगा ड्रेन जोर रैप कहते हैं। ऑथर का नोट, इस विचार के लिए स्मिलिंग रेडर 99 को धन्यवाद। निडोरान और स्क्विर्टल दोनों ने मिस्टी की मदद से आइस बीम सीख लिया और ऐश ने स्क्विर्टल को ऑरा स्फीयर और स्केल सीखने में मदद की। वहीं निडोरान ने टॉक्सिक स्पाइक्स, स्टील रॉक, थंडरबोल्ट, स्लब बॉम्ब और डिग सीख लिए। उसने अर्थ पावर और अर्थक्वेक सीखने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। पिकाचू, साइथर, फियरो और पिट्जियोटो ने एजिलिटी सीखी। फियरो और पिट्जियोटो दोनों ने वलविंड और विंग अटैक सीखी। खैर, दिन के अंत तक वह अपने पोकेमोन को एक दिन के लिए आराम देने वाला था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि गैरी ने बाकी का दिन सर्च से लड़ने के लिए आरक्षित कर रखा था। मिस्टी और ब्रॉयर ने फैसला किया कि वे कस्बे के दूसरी तरफ जाएंगे ताकि वे अगले कस्बे की यात्रा के लिए कुछ सामान ढूंढ सकें और जरूरी सामान इकट्ठा कर सकें। तो इस तरह ऐश और येलो पोकेमोन सेंटर में अकेले रह गए और उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। येलो अपने पोकेमोन के साथ खेल रही थी और क्लैफरी उसकी गोद में बेफिक्र होकर बैठी थी। फिर ऐश को कुछ याद आया जो वह शहर में कर सकता था, इसलिए उसने येलो की ओर मुड़कर कहा, हे येलो, क्या तुम क्लोई से मिलने चलना चाहती हो? प्रकाश स्तंभ में एक अज्ञात समय पर पोकेमोन द्वारा पोकेमोन के लिए बनाए गए आपके नए पसंदीदा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं अब्रा हूं और मेरे सह होस्ट हैं सीनियर ब्रदर अलाकाज़म। हमारे शो में क्या आप मौत को दावत दे रहे हैं? अब्रा ने माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए कहा। अलाकाज़म ने कहा, मैं उस नाम से सहमत नहीं था। बड़े भाई, कितनी बेशर्मी है तुम्हारी। खैर, मैं अब्रा हूं, तुम्हारी नई पसंदीदा बड़ी बहन। हमारा लक्ष्य है नंबर 1 शो, सेकंड चांसेस को पीछे छोड़ना। बड़े भाई, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने यहाँ आने की सहमति नहीं दी थी। ये बच्ची मेरे घर में जबरदस्ती घुस आई है और जब तक मैं उसके साथ ऐसा नहीं करती, वह नहीं जाएगी। वह अजीब है। अलाकाज़म थकी हुई आवाज में बोल रही थी। मूर्ख बड़े भाई, तुम गोल्डन कोर चरण को पार करके नेसेंट सोल तक कैसे पहुंच पाओगे? अब्रा ने ऐसे कहा जैसे इसका कोई मतलब हो। इसका क्या मतलब है? मेरी बुद्धि कई शोधकर्ताओं के बराबर है, फिर भी मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। इन सब का क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों हैं? अलाकाज़म ने ये बेतुके शब्द सुनकर मानसिक रूप से टूटते हुए कहा। अरे, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, बड़े भाई। मैं इस शो में एक खास मेहमान को लेकर आया हूं जो अपने कारनामों के बारे में बताएगा। स्वागत है मेरे बड़े भाई पिकाचू। अब्रा ने ये कहकर गायब हो गया और पिकाचू को ले आया जिसके हाथों में केचप की बोतल थी। क्या, मैं कहाँ हूँ? मैं कैसी हूँ? मैं क्यों हूँ? पिकाचू ने उस अजीब लड़की को देखने से पहले कहा, ओह, तुम हो। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? जी हाँ, बड़े भाई, हम चाहते थे कि आप अपने बारे में और अभी क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करें। गुरुजी हमसे क्या करने को कह रहे हैं? अब्रा ने कहा। क्या मतलब तारांकन ब्लेप? पिकाचू ने कहा। अरे संपादक, इसे हटा दो, बेचारे बच्चे को इस घिनौनी चीज से और परेशान नहीं करना चाहता। अलाकाज़म ने एक तरफ बात करते हुए कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिलहाल हम तीसरे जिम लीडर से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आज मेरा आराम का दिन था, फिर भी मैं यहाँ हूँ। पिकाचू ने कहा, उसके गाल थोड़े चमक उठे। तो फिर आपको जीतने का कितना भरोसा है? अलाकाज़म ने लगातार सवाल पूछे। अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मेरा ट्रेनर हमारी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वह अभी भी इस बात को लेकर तनाव में दिख रहा है कि जीत कैसे हासिल की जाए। ठीक है, कुछ और सवाल, फिर आप जा सकते हैं। आपकी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? आप एक लड़के हैं, है ना? आपकी आवाज़ किसी 3 साल के बच्चे जैसी क्यों लग रही है जिसने हीलियम गैस अंदर ले ली हो? यह एक गंभीर चिकित्सीय स्टेटस है। पिकाचू ने कोने में नीचे देखते हुए कहा। अच्छा, बड़े भाई, अब मेरी बारी है। आपका मानाकोर अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे यह अस्थि संरक्षण अवस्था से बाहर निकलकर अपूर्ण वज्रकोर अवस्था में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी त्वचा के सख्त होने की अवस्था में लौट आता है। अब्रा कहता है।
क्या मुझे लगता है कि उसका मतलब यह है कि ऐसा क्यों लगता है कि आपके शरीर में बिजली नष्ट हो गई, फिर से जोड़ी गई, आपके शरीर से निकाल दी गई और कई बार वापस डाली गई। अलाकाज़म ने बताया कि इसे कैसे निपटाया जाए। ये सुनकर पिकाचू कमरे के कोने में देखने लगा और उसे टीम रॉकेट में बिताए अपने वियतनाम युद्ध के दिन याद आने लगे। जैसे ही दोनों पोकेमोन उसे बुलाने वाले थे, पिकाचू अचानक चमकने लगा और पूरे कमरे में बिजली फैल गई। तकनीकी कठिनाई। अब्रा माइक लेकर दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट हो गई। तो यहीं पर हम आर यू कोटिंग डेथ के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम शो में किसी को लाएं तो कृपया कमेंट करें, और अगर आपके मन में अपनी पसंदीदा बड़ी बहन के लिए कोई सवाल है तो नीचे दिए गए लेवल पर लिखें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे बड़े भाइयों को अपनी अद्भुत छोटी बहन की मदद की जरूरत है। शो बंद हो गया। योजक चिन्ह। सामान्य समय पर वापसी। क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह अकादमी में अपने पिता के साथ अपना शोध जारी रखेगी? येलो ने जवाब दिया, जरूर, हम जाकर उसे सरप्राइज दे सकते हैं। उसने हमेशा कहा था कि वह हमें अपनी अकादमी से मिलवाना चाहती है। चलो पहले लैब देखते हैं और फिर स्कूल, ऐश ने कहा। येलो आसानी से अपनी एक दोस्त से मिलने जाने के लिए राजी हो गई। ठीक है, चलो चलते हैं। पिकाचू को छोड़कर बाकी सभी पोकेमोन वापस आ गए, और क्लैफेरी भी वापस आ गई जो अभी भी उछलकूद करना चाहती थी। ऐश और येलो चलने लगे और लैब को ढूंढना काफी आसान था। यह शायद शहर का तीसरा सबसे लोकप्रिय स्थान था, इसलिए इमारत तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंदर पहुंचते ही उनका स्वागत प्रयोगशाला में काम कर रहे दो शोधकर्ताओं ने किया। उनमें से एक औसत कद काठी का व्यक्ति था, जिसके बाल बिखरे हुए पीले रंग के थे और त्वचा गोरी थी। उसने सफेद लैब कोट, पीले रंग की टी शर्ट पहनी थी जिसके बीच में हल्के नीले रंग का एक आयताकार हिस्सा था जिस पर मैग्नेमाइट का चित्र बना था, लाल पतलून और भूरे रंग के जूते जिन पर नीली धारी थी। दूसरी महिला औसत कद काठी की है, जिसके बाल नीले रंग के और त्वचा गोरी है। उसने सफेद लैब कोट, हरी ऑफिस शर्ट, गहरे काले रंग की स्कर्ट और काले रंग की हील वाली सैंडल पहनी हुई है। वे रेन और क्रिसा थे। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो वे शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी शरारत के बाद की गंदगी साफ कर रहे थे। हाँ, वो अकेला बचकाना आदमी अभी भी मनमानी कर रहा है। खैर जो भी हो, अगर मुझे दिख गया तो मैं उसे पकड़ लूंगा, अगर नहीं तो ये उनकी समस्या है। ऐश ने सोचा और दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिससे रेन के हाथ से कागज का टुकड़ा गिर गया। आपको चौंकाने के लिए क्षमा करें, ऐश ने कहा और फिर कमरे में फैली गंदगी को साफ करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ गई। येलो तो कमरे में आते ही मदद करने लगी थी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मदद करने की जरूरत नहीं है, रेन ने कहा, इससे पहले कि क्रिसा ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। धन्यवाद, हम इसकी सराहना करते हैं। ऐसा आजकल अधिक बार हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा शरारती बच्चा वापस आ गया है, क्रिसा ने ट्रेनिंग जारी रखते हुए समझाया। मैं समझ सकता हूँ, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूँ जो हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता है, ऐश ने बैरी के हमेशा के व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा। वैसे, मैं ऐश हूँ, ये पिकाचू, क्लैफेरी और येलो हैं। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा, येलो ने क्रिसा को कुछ गिरे हुए कागज देते हुए कहा। अरे, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि हमने अपना परिचय नहीं दिया। मैं क्रिसा हूँ। मैं रेन हूँ और यह मेरा दोस्त फ्रांकोइस है, रॉन ने कहा। तभी एक मैग्नेमाइट प्रकट हुआ। सफाई पूरी करने के बाद रेन उन दोनों के पास गया और पूछा, तो आप दोनों प्रयोगशाला में क्यों आए हैं? हम प्रोफेसर सेरिस और क्लोई की तलाश कर रहे हैं, ऐश ने बताया। ओह, क्या आप क्लोई के दोस्त हैं? क्रिसा ने उन दोनों के पास आते हुए पूछा। हाँ, हम दोनों उसके साथ स्कूल गए थे, येलो ने उछलते हुए जवाब दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके नाम परिचित क्यों लग रहे हैं। क्लो ने आप दोनों के बारे में हमें बताया है। वह वर्तमान में अकादमी में है। हालांकि प्रोफेसर सेरिस फिलहाल बाहर हैं। वह डिग्लेट सुरंग की जांच करने गए हैं, विशेष रूप से यह पता लगाने के लिए कि वहां केवल डिग्लेट ही क्यों पाए जाते हैं, क्रिसा ने कहा। ठीक है, हम जाकर देखते हैं कि क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं। तुम्हारे शरारती दोस्त को शुभकामनाएं, ऐश ने कहा। ठीक है, मदद के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप उससे मिल पाएंगे, क्रिसा ने उन्हें हाथ हिलाते हुए कहा जब वे जाने लगे। चलते चलते ऐश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक गोल मटोल, लंबा चौड़ा आदमी उसे घूर रहा था। ऐश ने उसे देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि वह उसकी परछाई में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपनी शक्ति से उसे दूर धकेल दिया और पीछे छोड़ दिया। मेरी समस्या नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद वे स्कूल पहुंच गए। रास्ते में उन्हें क्लोई का घर भी दिखाई दिया और उन्होंने देखा कि एक पीला कुत्ता दरवाजे पर सो रहा है, लेकिन जाहिर है, उसे पता नहीं था कि यह क्लोई का घर है, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंदर जाते ही उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया और स्कूल के अंदरूनी हिस्से को देखा। उन्होंने पाया कि कक्षाएं अभी अभी समाप्त हुई थीं और वर्दी पहने छात्र कक्षाओं से बाहर निकलने लगे थे। लोगों की आभाओं को ध्यान से देखने के बाद आखिरकार उन्हें एक परिचित आभा दिखाई दी। वैसे तो दो थी, लेकिन वह दूसरी से बचने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के इलाके में नजर घुमाते हुए उन्होंने देखा कि गहरे लाल बालों वाली लड़की कुछ दोस्तों से बात कर रही थी।
मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने पोकेमोन रिसर्च की क्लास सिर्फ अपने पापा की मदद करने के लिए ली थी। मुझे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्लोई ने नीले बालों वाली लड़की से कहा। तो फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तुम पैलेट में कुछ और साल रहकर आसानी से आगे की पढ़ाई कर सकती थी, फिर भी तुम यहाँ के प्रोफेसरों से सीखने के लिए वापस आ गई हो, दूसरी लड़की कहती है। इससे पहले कि क्लोई अपना बचाव कर पाती, ऐश ने नकली दाढ़ी और एक फेडोरा टोपी निकाली और उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, वाह वाह वाह, देखो तो सही, यहाँ कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? क्लोई ने पूछा। तो अब तुम क्लोई के नाम से जानी जाती हो, खैर कोई बात नहीं, मुझे याद है तुमने 99 में पैलेट में क्या क्या अपराध किए थे, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे छुटकारा पा सकती हो लेकिन मैं वापस आ गई। क्या क्या बात कर रहे हो तुम, और तुम हो कौन? क्लोई ने पूछा, जबकि उसके दोस्त एक कदम पीछे हट गए। अरे, तुम्हें मैं ठीक से याद नहीं हूँ, तुमने जो किया उसके बाद तो यही उम्मीद थी। ऐश ने नकली दाढ़ी उतारी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐश हूँ। क्लोई का चेहरा जैसे एकदम सुन्न पड़ गया था, फिर होश में आते हुए उसने कहा, अरे तुम हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो और 99 की घटना के बारे में क्या बात कर रहे थे? ये तो बस एक मजाक था और मैं यहाँ था और तुमसे मिलने आया था, ऐश ने दाढ़ी क्लैफरी को देते हुए कहा, जिसने उसे पहन लिया। क्लोई के दोस्तों ने स्टेटस को गलत समझा। क्लोई, तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम किसी को डेट कर रही हो, या ये घटना ऐसी थी जिससे तुमने उसका दिल तोड़ा था? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्लोई ने शर्माते हुए कहा। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है क्लोई, हम तुम दोनों को थोड़ी जगह देंगे, कल मिलते हैं, नीले बालों वाली लड़की ने भागते हुए कहा। वे अच्छे लगते हैं, ऐश ने कहा। क्लोई ने ऐश की ओर मुड़कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसा कि मैंने कहा, हम आपसे मिलने यहाँ आए हैं। हमारा मतलब क्या है? ऐश ने येलो को पास आने का इशारा किया और जब येलो पास आई तो ऐश ने कहा, हाय क्लोई, काफी समय हो गया है ना? येलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने गृहनगर में नहीं रुकने वाली थी? क्लोई ने पूछा। खैर, तभी मेरी मुलाकात ऐश से हुई और उसने मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और बस हम यहाँ हैं, येलो ने कहा। ठीक है, तो आप यहाँ क्यों हैं? मैं सर्च को चुनौती देने आया था, और क्या? ऐश ने जवाब दिया। सच में, आप उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं करता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं उससे लड़ने के लिए सीधे क्यों नहीं कूद पड़ा? ऐश ने कहा। वे सभी एक ही समय में बात करते और चलते रहे। ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है, तो आप उससे लड़ने कब जा रहे हैं? शायद कल। गैरी ने आज का पूरा समय सर्च से लड़ने के लिए निर्धारित किया है, उसे भी पहले ही कुछ हार का सामना करना पड़ चुका है। अच्छा, तो फिर आपको शुभकामनाएं, शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्लोई ने कहा। वाह, मुझ पर इतना कम भरोसा, येलो। तुम इस गद्दार से बात करो, मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकती, ऐश ने अति नाटकीय अंदाज में कहा। तो क्लोई, पहले छोड़ने के बाद से तुम कैसी हो? येलो ने बातचीत शुरू की, जो धीरे धीरे गपशप में बदल गई। वैसे क्लोई, गोह कहाँ है? क्या उसने अपना साहसिक टास्क शुरू कर दिया? ऐश ने कहा, जबकि उसे आधे से ज्यादा जवाब पता था। अच्छा, याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में उस पोकेमोन से मिले थे, तब गोह उस पर इतना मोहित हो गया था कि उसे 1 साल पीछे रहना पड़ा क्योंकि वह उसके बारे में हर चीज का अध्ययन करने में लगा हुआ था। ऐश को अपनी हंसी रोकनी पड़ी, उसके साथ यही होना चाहिए था, इसका मतलब है कि मुझे कम से कम अगले 7 सालों तक उससे निपटना नहीं पड़ेगा। आखिरकार, वे क्लोई के घर की सीढ़ियों तक पहुंच गए और वहां नन्हा पर उस पर और क्लोई की मां, तालिया पर कूद पड़ा। हेलो, क्लो, क्या आप लोगों की दोस्त हैं? तालिया ने पूछा। हाँ, ये ऐश और येलो हैं, जब मैं पहले गई थी तब से, याद है? क्लो ने उनका परिचय कराया। हाँ, क्लोई ने आप दोनों के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है, क्या आप हमारे साथ रात के खाने पर आना चाहेंगे? तालिया ने प्रस्ताव रखा। क्लोई ने तुरंत बीच में दखल देते हुए कहा, रुको माँ, आप मजाक कर रही होंगी। हम उन्हें रोक नहीं सकते। मेरा मतलब है, वे कांटों की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए वे व्यस्त होंगे और ऐश कल लेफ्टिनेंट सर्च को चुनौती देने वाला था। हम आपके प्रस्ताव की सराहना करते हैं, लेकिन क्लोई सही कह रही है, देर हो रही है और हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, और इसके अलावा मुझे लेफ्टिनेंट के खिलाफ जीतने की तैयारी भी करनी है, शायद अगली बार, ऐश ने झुककर जवाब दिया। खैर, ये तो अफसोस की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आपकी शाम अच्छी रहे और सर्च के खिलाफ आपको शुभकामनाएं, चाहे कितनी भी बार कोशिश करनी पड़े, तालिया ने कहा। धन्यवाद, और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने पहले ही प्रयास में जीत जाऊंगा, ऐश ने कहा और वह और येलो दोनों पोकेमोन सेंटर की ओर वापस चलने लगे। वे अच्छे लोग लगते हैं, तालिया ने कहा। हाँ, वे हैं।